डिस्क्लेमर, ये उपन्यास एक काल्पनिक कहानी पर आधारित है और ये लेखक की सोच का परिणाम है। इसका कोई भी जाति, धर्म, रीति रिवाज या सामाजिक विश्वास को अपमानित करने का कोई इरादा नहीं है। ये सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदी वेब नॉवेल ऑडियो बुक पर। हम आगे सुनने जा रहे हैं एक बेहद रोमांचक कहानी, माई सीक्रेट फास्ट फूड सिस्टम, जीरो से हीरो तक की कहानी। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। एपिसोड 11 to 20 सीक्रेट रेसिपी सक्सेस। हालांकि बाई ये दुखी नहीं थी, फिर भी जियांग लैन का दिल काफी टूटा हुआ था और बाई हनान गुस्से में थी। वह कार में भी मुंह फुलाए बैठी थी, उसके छोटे छोटे गाल फूले हुए थे। बाई ये ने पहले सामान समेटा और कार को गर्म किया। बूढ़े बाई ने सामान को देखा। बाई ये, तुमने अभी कहा था कि तुम मसाले मिलाना चाहते हो। क्या तुमने उन्हें अच्छे से मिलाया है? लगभग, लेकिन मुझे अब भी लगता है कि इसमें एक महत्वपूर्ण तत्व की कमी है, बाई ये ने स्पष्ट रूप से कहा। अभी क्या नहीं मिला? तुमने क्या खरीदा? बूढ़े बाई ने पूछा। बाई ये ने अपने द्वारा खरीदे गए सभी मसालों की सूची बनाई, जिनमें से कई मसाले ओल्ड मैन बाई और द कपल के पास थे। जियांग लेन ने अपने जीवन में कभी कुछ खरीदा नहीं था। घर पर मांस पकाते समय वे केवल दालचीनी, स्टार अनीस और तेज पत्ता जैसी चीजों का ही इस्तेमाल करते थे। बाई ये की तरह दर्जनों अलग अलग सामग्रियों का इस्तेमाल कोई नहीं करता था। वाह, मैंने इतने सारे मसालों के बारे में कभी नहीं सुना, बाई अनान ने पीछे से फुसफुसाते हुए कहा और उत्सुकता से थैलों को खोलकर देखने लगी। अगर आप मुझसे पूछें, तो यहाँ सबसे जरूरी चीज किण्वित सोयाबीन का पेस्ट है। इसके बिना स्वाद कैसे आ सकता है? जियांग लेन ने आगे कहा। हाँ, किण्वित सोयाबीन पेस्ट के बिना इसका वह स्वाद नहीं आएगा। इसे ब्रेज्ड मीट कैसे कहा जा सकता है? बाई ये की आंखें चमक उठी। ये सही है, किण्वित सोयाबीन पेस्ट। वह इसे कैसे भूल सकता था? उन्होंने इसके बारे में इसलिए नहीं सोचा क्योंकि बाजार में ऐसी कोई चीज नहीं बिकती थी। उनके इलाके में हर घर किण्वित सोयाबीन का पेस्ट बनाता है, और जब समय आता है, तो सब लोग मिलकर इसे बनाते हैं। आसपास के सभी गांवों से लोग नानजुआंग ग्रैंड मार्केट में सामान खरीदने आते हैं, तो किण्वित सोयाबीन पेस्ट खरीदने कौन आएगा? बाई ये के मन में एक अनुमान था और उसके चेहरे पर खुशी और बढ़ गई। अगर यह किण्वित सोयाबीन का पेस्ट आखिरी सामग्री होती, तो वह उन सभी को इकट्ठा कर लेता। हाँ, ये बात समझ में आती है। मैं वापस जाकर इसे आजमाऊंगा। क्योंकि वह खुश था, इसलिए बाई ये ने गाड़ी बहुत तेज चला दी। सौभाग्य से पिछले 2 वर्षों में यहाँ की सड़कों की मरम्मत हो गई है, अन्यथा यह एक कठिन यात्रा होती। गाड़ी के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही बूढ़े बाई ने बाई अनान के बाहर निकलने का इंतजार किए बिना ही गेट खोल दिया। बाई ये ने घर के सामने कार खड़ी की। सारा सामान अंदर ले जाने के बाद उसने कार को कल वाली जगह पर ही खड़ा कर दिया। उस जगह पर छत थी, इसलिए बर्फबारी होने पर आश्रय मिल जाता। हालांकि अब जब उसके पास कार थी, तो घर पर पार्किंग की जगह बनाने और पीछे की सीटों को लगाने पर विचार करने का समय आ गया था, अन्यथा पीछे बैठना असुविधाजनक होगा। कार से बाहर निकलते ही बाई ये ने उस कोस्ट की जड़ को देखा जिसे बाई आनान ने लकड़ियों के ढेर पर फेंक दिया था, और जल्दी से उसे नीचे खींच लिया। यह अच्छी बात थी, अगर उसकी माँ बाद में खाना पकाने के लिए इसका इस्तेमाल करती तो ये बेकार हो जाता। लेकिन इस पौधे के किस भाग का उपयोग करना चाहिए? बाई ये ने अपने फोन पर खोजबीन की और पाया कि यह जड़ और तना था। तो ऊपरी हिस्सा बेकार था। बाई ये ने जड़ और तने को साफ सुथरा तोड़ दिया और बचे हुए बेकार हिस्सों को वापस लकड़ियों के ढेर पर फेंक दिया। अरे बड़े भाई, आप इन सब चीजों के साथ क्या कर रहे हैं? बाई आनान ने ये सब देखा और उत्सुकता से पूछा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बड़े भाई को सचमुच कुछ भी चाहिए? यह एक औषधीय जड़ी बूटी है और मसाला भी। मुझे बस संयोग से इसकी जरूरत पड़ गई। बाई ये ने अपनी बहन से शेखी बघारते हुए कहा। तो बात ये है। बाई हनान के चेहरे पर अचानक सच्चाई का एहसास छा गया। मुझे पता था कि बड़ा भाई बहुत काबिल है। हा 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 हा। बाई ये दिल खोलकर हंसा, एक चम्मच पानी लिया और कॉस्ट्स की जड़ और अपने हाथों को अच्छी तरह धो डाला। बाई ये, जल्दी से अपने कपड़े उतारो, मैं इन्हें तुम्हारे लिए सिल दूंगी। जियांग लेन ने कपड़े लेते हुए कहा, ये कपड़े कई साल पुराने हैं। मुझे याद है बाई ये ने इन्हें हाई स्कूल में खरीदा था, है ना? हाँ, बाई ये ने जवाब दिया। माँ, जब हमारे भुने हुए मांस से पैसे मिलेंगे, तो हम सब नए कपड़े खरीदने जाएंगे।
हाथ धोने के बाद बाई ये जल्दी से अपने परिवार के खमीरित सोयाबीन पेस्ट के जार को देखने गया। यहाँ हर घर में एक जार होता था, कोने में रखा ये जार अगले साल तक चल सकता था। अगले साल जब सोयाबीन पकेंगे तब तक वे इस बैच को खत्म करके नया बना लेंगे। जैसे ही बाई ये ने किण्वित सोयाबीन पेस्ट का एक चम्मच उठाया, सिस्टम की सूचना ध्वनि सुनाई दी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। नुस्खे में मिली सामग्री किण्वित सोयाबीन पेस्ट 333 थर्ड्स। डिंग, बधाई हो मेजबान, मिशन 3 पूरा हुआ। पहला इनाम 50 अनुभव अंक। दूसरा इनाम बी ग्रेड सीक्रेट ब्रेस्ड मीट रेसिपी अपग्रेड करने योग्य। तीसरा इनाम 2888 युआन। कृपया जांच लें। उसके फोन पर तुरंत नोटिफिकेशन की आवाज आई और बचे हुए पैसों के साथ मिलाकर यह राशि तुरंत 3000 युआन से अधिक हो गई। बड़े भाई, आपका फोन बजा, बाई अनान ने कहा। बाई ये खुशी से झूम उठा, उसे न केवल गुप्त नुस्खा मिला, बल्कि वह अपग्रेड करने योग्य भी था। पापा, मम्मी, हमारा पकाया हुआ मांस बहुत स्वादिष्ट बनेगा। फिर हम खूब पैसे कमाएंगे और नए कपड़े खरीदेंगे। बड़े भाई, मुझे भी थोड़ा चाहिए। बाई अनान दौड़कर आए और बाई ये से हाथ मिलाया। चिंता मत करो, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। बाई ये ने अपनी बहन की नाक पर उंगली मारी। इधर आओ और मदद करो। ठीक है। कई घंटों तक बाहर रहने के बाद अब दोपहर के भोजन का समय हो गया था। जियांग लैन खाना पकाने में व्यस्त थी। बूढ़ी बाई ने सुअर के मांस के आधे हिस्से के अभी तक जमे न होने का फायदा उठाते हुए उसे उसके हिस्सों के अनुसार काट लिया। जहां तक बाई ये की बात है, वह सिस्टम द्वारा दी गई ब्रेस्ड मीट की गुप्त रेसिपी को देख रहा था और खुद भी एक रेसिपी बनाने की तैयारी कर रहा था। ये नुस्खा 50 किलो धीमी आंच पर पकाए गए मांस के लिए था और प्रत्येक मसाले की मात्रा ग्राम में अलग अलग थी। इस ग्राम अनुपात को आसानी से बदला नहीं जा सकता था। कभी कभी एक छोटा सा अंतर भी स्वाद में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता था। अनान, क्या तुम्हें याद है कि क्या हमारे पास छोटे पैमाने का काम है? क्या ये तांबे वाला है, वही जो दादाजी छोड़ गए थे? भाई अनान ने एक पल सोचा और कहा, हाँ हाँ हाँ, यही है। मुझे पता है। भाई अनान दौड़कर अपने माता पिता के कमरे में गई और कांध के सामने वाली अलमारी से हथेली के आकार का एक छोटा तराजू निकाला। तराजू का तवा हथेली के आकार का था और उसका तवा बहुत पतला था, यहाँ तक कि उसकी माँ सुबह पकौड़े तलने के लिए जिन चॉपस्टिक का इस्तेमाल करती थी, उनसे आधा छोटा था। भाई ये ने तराजू को साफ किया। सौभाग्य से ये तांबे का बना था, इसलिए सतह पर थोड़ी धूल होने के बावजूद सूखे कपड़े से कुछ बार पोंछने पर यह बिल्कुल साफ हो गया। अनान, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि ये सारे मसाले क्या क्या होते हैं। भाई ये ने एक किस्म उठाए और अपनी बहन को बताया कि वह क्या है, फिर उसे तराजू पर रखा, सही मात्रा में तौला और उसे अनान के सामने रखे बड़े बर्तन में डाल दिया। भाई बहन इसे एक खेल की तरह खेल रहे थे, खुशी खुशी मसालों को तौल रहे थे जब तक कि उन्होंने जियांग लैन को उन्हें दोपहर के भोजन के लिए बुलाते हुए नहीं सुना। दोपहर के भोजन में उन्होंने कल के बचे हुए पकौड़े खाए। यह एक कामचलाऊ भोजन था और इसके बाद सभी लोग धीमी आंच पर पकाए गए मांस को खाने में व्यस्त हो गए। बाहरी कमरे में दंपति ने विभाजित सुअर के मांस को टुकड़ों में काटा और आग पर उसकी त्वचा को हल्का सा भून लिया। सुअर के वध के दौरान बालों को हटाने की प्रक्रिया इतनी सावधानीपूर्वक नहीं होती थी और कुछ बाल रह जाना अपरिहार्य था। उन्हें जलाने से ये बाल हट जाते थे। मसालों को तोलने के बाद बाई ये ने उन्हें धोकर सफेद शराब में भिगो दिया। नमकीन घोल बनाना बाई ये के लिए कोई समस्या नहीं थी, उसने पहले भी दुकान में ऐसा किया था, लेकिन अब उसके पास एक और भी विस्तृत गुप्त नुस्खा था। बाई ये ने बूढ़े बाई से काम अपने हाथ में लिया और बड़ी कुशलता से मांस को ठंडे पानी के बर्तन में डाल दिया। पानी उबलने के बाद उसने ऊपर से झाग हटाया, मांस निकाला और उसे धोया। अब बारी थी इन सामग्रियों को एक बर्तन में रखकर पकाने की। बूढ़े बाई और बाकी लोग इसमें मदद नहीं कर सके, इसलिए बाई ये को ये काम खुद ही करना पड़ा। बाई ये को खाना बनाना बहुत पसंद था, खासकर जब उसे कोई नई रेसिपी मिलती थी और वह उत्साह से अकेले ही उसमें व्यस्त हो जाता था। कुछ समय बाद तीनों लोग, जो चबूतरे पर बैठे ताजे खरीदे सूरजमुखी के बीज फोड़ रहे थे और बातें कर रहे थे, अचानक एक असाधारण सुगंध महसूस करने लगे। शुरुआत में इसकी सुगंध तेज नहीं थी, लेकिन एक बार जब आपको इसकी हल्की सी भी महक आती थी, तो यह आपके दिल में एक झंझनाहट सी पैदा कर देती थी, जिससे लोग गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाते थे।
बाई हनान पहली थी जो इसे सहन नहीं कर सकी। वह गर्म ईंट के पलंग से उठी और बाहरी कमरे में चूल्हे की ओर दौड़ पड़ी। बाई ये चुपचाप अकेले आग की देखभाल कर रही थी। फिलहाल आग धीमी आंच पर खाना पका रही थी, इसलिए बाई ये मोबाइल पर गेम खेल रही थी। बड़े भाई, बाई हनान दौड़कर आई तो बाई ये चौंक गई। क्या हुआ? बड़े भाई, आपने जो धीमी आंच पर पकाया हुआ मांस बनाया है, उसकी खुशबू बहुत अच्छी है। छोटी बच्ची ने नखरे से कहा, क्या वह पक गया है? तुम लालची लड़की हो। बाई ये मुस्कुराई और खड़ी हो गई। उसने फोन अपनी छोटी बहन को दिया, फिर छलनी उठाई और कुछ देर तक मांस के शोरबे में से मांस का एक टुकड़ा निकाला। ये वह मांस था जिसे पहले ही काटकर अलग कर दिया गया था क्योंकि इसका आकार पूरी तरह से सही नहीं था। बाई ने इसे काटकर बाकी मांस के साथ बर्तन में डाल दिया था। समय को देखते हुए बड़े टुकड़े शायद अभी पूरी तरह से पके न हों, लेकिन इस तरह के टुकड़े अच्छी तरह से पक जाने चाहिए। मांस की इस पट्टी को निकालते ही इसे तुरंत काटने वाले तख्ते पर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया गया। बाई हनान बहुत समझदार थी और उसने तुरंत गर्म ईंटों के चबूतरे पर छोटी मेज लगा दी। बूढ़े बाई ने गर्म ईंटों के पलंग पर सूरजमुखी के बीजों के छिलके इकट्ठा किए। क्या ये इतनी जल्दी पक जाते हैं? अभी नहीं, लेकिन बड़े भाई ने एक छोटी सी पट्टी निकाल ली है। बाई हनान ने चॉपस्टिक पकड़ी और गरम ईंट के पलंग के किनारे पर बैठ गई, बेसब्री से इंतजार करने लगी। हालांकि मांस के इस टुकड़े को छोटा कहा जा रहा था, लेकिन कच्चे रूप में इसका वजन लगभग आधा किलोग्राम था। यह एक सिरे से चौड़ा और दूसरे सिरे से पतला था, और बाई ने इसे काटकर एक थाली में सजाया और मेज पर रख दिया। माता पिता, जल्दी आइए और इसका स्वाद चखिए, बाई ने उत्सुकता से कहा। दरअसल बाई को जैसे ही उस धीमी आंच पर पकाए गए मांस की खुशबू आई, उसे पता चल गया कि वह निश्चित रूप से बहुत स्वादिष्ट होगा। यह उस खुशबू से कहीं बेहतर थी जो उसे पुराने मालिक को धीमी आंच पर पकाते हुए देखने से याद थी। मैं अपने बेटे के हाथ का बना खाना ट्राई करूंगी। जियांग लेन ने चर्बी और कम वसा वाले मांस का एक टुकड़ा उठाया। कैसा है? बूढ़े बाई ने पूछा, लेकिन जियांग लेन चुप रही। कुछ बोलो, ये बहुत स्वादिष्ट है, इसका स्वाद तो बस कमाल का है। जियांग लेन को समझ नहीं आ रहा था कि इसका वर्णन कैसे करे। इसका स्वाद अब तक खाए गए किसी भी स्वाद से बेहतर था। बूढ़े बाई ने भी झटपट एक टुकड़ा उठा लिया, लेकिन उन्होंने चर्बी और कम चर्बी वाले मिश्रण को नहीं खाया, बल्कि उन्होंने छोटे सिरे को निशाना बनाया। मांस की यह पट्टी बाई द्वारा छांटी गई थी, इसलिए इसका छोटा सिरा ज्यादातर शुद्ध वसा था। बाई ने अपने पिता को अंगूठा ऊपर करके इशारा किया। मेरे पिता को खाना खाने का तरीका पता है। बाई हनान ने बड़े और छोटे टुकड़ों को देखा और अंत में कम वसा वाला एक छोटा टुकड़ा चुना। क्योंकि धीमी आंच पर पकाया गया मांस ज्यादा देर तक नहीं पका था, इसलिए उसका रंग गहरा नहीं था और चर्बी की मात्रा बहुत ज्यादा थी, इसलिए बाई अनान ने उसे खाने की हिम्मत नहीं की। अनान, चर्बी वाला हिस्सा खाओ, चर्बी वाला हिस्सा दुबले हिस्से से ज्यादा स्वादिष्ट होता है, बाई ने सुझाव दिया। बाई अनान थोड़ी हिचकिचा रही थी। कोशिश करके देखो, क्या बड़ा भाई तुम्हें धोखा दे पाएगा? ठीक है, तो मुझे अपने बड़े भाई पर भरोसा है। बाई अनान ने दुबले मांस का छोटा टुकड़ा छोड़ दिया, मुड़ी, चर्बी और दुबले मांस के मिश्रण से बना सुअर के पेट का एक टुकड़ा उठाया, अपनी आंखें बंद की और उसे चबा लिया। त्वचा बहुत लचीली थी, एक मुलायम, चिपचिपी लोच जो दांतों को अंदर जाते ही पकड़ लेती थी। इसके नीचे सफेद, चर्बी वाला हिस्सा था जिससे वह डरती थी, लेकिन यह मांस चिकना नहीं था, बल्कि ये थोड़ा कुरकुरा था, जिसका कारण ये था कि खाना पकाने का समय अभी तक अपने अधिकतम स्तर पर नहीं पहुंचा था। नीचे का कम वसा वाला मांस भी स्वादिष्ट था, यह मांस सख्त नहीं था, बल्कि बहुत नर्म और रसदार था। बड़े भाई, ये बहुत स्वादिष्ट है। भाई हनान ने अपनी चमकती हुई आंखें खोलीं। अगर अच्छा है तो खा लो, बाकी मांस को अभी थोड़ी देर और पकाना है। बाई ने अपनी बात खत्म करने के बाद बूढ़े बाई की ओर देखा, जो अब तक चुप थे। बूढ़े बाई ने सिर हिलाया। बेटे, तुमने वाकई कुछ कर दिखाया है। बूढ़े बाई ने अपने बेटे द्वारा बनाए गए मांस के इतने स्वादिष्ट होने की उम्मीद नहीं की थी। जैसे ही उन्होंने उसका एक टुकड़ा खाया, उनका दिल स्वाद को लेकर उत्साह से नहीं, बल्कि गहरी राहत से भर गया। उस समय बाई हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम स्थान पर रहता था और पूरी कक्षा के शीर्ष छात्रों में शुमार था। लेकिन जिस साल बाई को कॉलेज प्रवेश परीक्षा देनी थी, उसी साल बूढ़े बाई गंभीर रूप से बीमार पड़ गए, जिससे परिवार की सारी बचत खत्म हो गई और उन्हें भारी कर्ज लेना पड़ा।
उन्होंने बाई ये को इस बारे में नहीं बताया था, लेकिन बाई ये परिवार की आर्थिक स्थिति से अवगत थी और उसने कॉलेज प्रवेश परीक्षा दिए बिना ही दृढ़ता से काम पर जाने का फैसला किया। जब बूढ़ी बाई को इस बारे में पता चला, तो वो कुछ देर के लिए परेशान हो गए, लेकिन बाई ये ने मुस्कुराते हुए कहा कि विश्वविद्यालय में दाखिला लेने से 4 साल बर्बाद हो जाएंगे, और चूंकि यहाँ शिक्षा का स्तर शहर जैसा नहीं है, इसलिए भले ही वह स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करे, जरूरी नहीं कि उसे किसी अच्छे विश्वविद्यालय में दाखिला मिल जाए। जल्दी बाहर जाकर काम करना बेहतर था। इस वजह से बूढ़े बाई को लंबे समय तक बेचैनी महसूस होती रही। उन्हें लगता था कि उन्होंने अपने बेटे पर बोझ डाल दिया है, खासकर इसलिए कि उनके छोटे बेटे ने पिछले कुछ वर्षों में घर पैसे भेजना शुरू कर दिया था, जिससे उनकी बेचैनी और भी बढ़ गई थी। उनके विचार में जीवन भर काम करना, विश्वविद्यालय जाकर सफलता प्राप्त करने और अच्छी नौकरी पाने से बिल्कुल अलग था। इस तरह का परिश्रम कब समाप्त होगा? क्या उन्हें भी अंततः उसी तरह अपनी पत्नी और बच्चे को जीवन भर सुखमय जीवन प्रदान करने में असमर्थ रहते हुए इन कुछ एकड़ जमीन की देखभाल करने के लिए वापस नहीं लौटना पड़ेगा? अब इस पके हुए मांस को खाकर बूढ़ी बाई ने आखिरकार राहत की सांस ली। उनके बेटे की मुलाकात काम करते समय अच्छे लोगों से हुई थी, जिन्होंने उसे इस तरह का बुनियादी हुनर भी सिखाया था। इस भुने हुए मांस के स्वाद के आधार पर ही बूढ़ी बाई को पूरा भरोसा था कि यह व्यंजन बहुत पसंद आएगा। पिताजी, अपने पिता को ये कहते हुए सुनकर बाई ये इतना खुश हुआ कि उसकी आंखें लगभग गायब हो गईं। 2 सुअर के पैर और 2 सुअर के खुर, क्या हम बाद में चखने के लिए एक एक काट लें? अफसोस की बात है कि हमने आज आंतरिक अंग नहीं खरीदे, उन्हें धीमी आंच पर पकाकर भी अच्छा लगेगा। बाई ये ने ठुड्डी सहलाते हुए सोचा। हम वो क्यों खाएंगे? वो तो काफी महंगा है, जियांगलैन ने झट से कहा। तुम्हारे पिताजी ने आज थोड़ा मांस काटा है, मैं उस मांस का इस्तेमाल बाद में तेल वाली फलियों के साथ स्टू बनाने में करूंगी। बहुत बढ़िया, बाई भाई बहनों ने एक साथ जवाब दिया। रात के खाने में सुगंधित उबले हुए चावल और आलू और तेल वाली फलियों के साथ पकाया हुआ सुअर के पेट का एक बड़ा बर्तन परोसा गया। चूंकि मांस का एक अच्छा खासा हिस्सा काट दिया गया था, इसलिए सब्जियों से भरे इस बर्तन में मांस की मात्रा बहुत अधिक थी। जब ढक्कन उठाया गया, तो बाहरी कमरा भुने हुए मांस की खुशबू से भर गया, जिससे सभी को भूख लगने लगी। सभी के पास चावल का एक बड़ा कटोरा, गर्म ईंटों से बनी मेज के बीच में एक बड़ा स्टू और साथ में धीमी आंच पर पका हुआ मांस की एक प्लेट थी। अब तक धीमी आंच पर पकाया हुआ मांस पूरी तरह से पक चुका था, और स्वाद लेने के लिए एक प्लेट काटने का ये सही समय था। बाई ये ने बचे हुए मांस को बड़े बर्तन से निकालकर उस बड़े स्टील के बर्तन में डाल दिया जिसे वह वापस लाया था। चारों लोग ईंटों से बनी गर्म मेज के चारों ओर बैठ गए। बाई ये ने शराब के प्याले निकाले। पिताजी, क्या आप एक घूंट नहीं लेंगे? मैं एक ड्रिंक लूंगा। बूढ़ा बाई बेहद खुश था। शराब की आधी बोतल से थोड़ी कम बची थी। जियांग लैन शराब नहीं पी रही थी, इसलिए बाई ये और उसके पिता ने अपने लिए आधा आधा बड़ा कप भर लिया। पूरी तरह से पका हुआ ब्रेस्ड मीट और भी स्वादिष्ट था। मीट को इतना नहीं पकाया गया था कि वह बहुत नरम हो जाए, वरना उसे काटना मुश्किल हो जाता। पकाने का समय बिल्कुल सही था। भाई आनंद ने एक निवाला लिया और उत्साह से अपने छोटे हाथ से मेज पर थपथपाया। स्वादिष्ट, बड़े भाई, ये बहुत ही स्वादिष्ट है। मांस तो स्वादिष्ट है, लेकिन बड़े भाई को तुम्हें नहीं खाना चाहिए, बाई ये ने मजाक में कहा। क्या चर्बी अच्छी है? स्वादिष्ट, भाई आनंद ने जोर से कहा। हालांकि धीमी आंच पर पकाया गया मांस निश्चित रूप से स्वादिष्ट था, लेकिन बीच में रखी हुई सब्जियों की प्याली भी उतनी ही स्वादिष्ट थी। ताज़ा कटा हुआ सुअर का मांस सचमुच स्वादिष्ट था। आलू बढ़िया स्थानीय किस्म के थे, उन्हें तब तक पकाया गया जब तक वे नरम नहीं हो गए। वे चुटकी भर से ही 2 हिस्सों में टूट गए, और इतने मुलायम और दानेदार थे कि उन्होंने स्वाद को बहुत अच्छी तरह से सोख लिया था। ये तेल वाली फलियां घर में उगाई गई थीं, चौड़ी, गोल मटोल और पकाने में आसान थीं। पकवान में पकाए जाने पर इन्होंने मांस का स्वाद सोख लिया और इनका स्वाद मांस से भी बेहतर हो गया। बाई ये ने अपनी चॉपस्टिक से मांस, तेल वाली फलियां और आलू का एक निवाला लिया, उसे चावल के साथ मिलाया और चूसने की आवाज के साथ अपने मुंह में भर लिया, शुद्ध आनंद के स्वाद का लुत्फ उठाया। अगले दिन बाई परिवार के पिता और पुत्र ने मांस से भरे बड़े बर्तन को अपनी गाड़ी में लादा और सीधे आज के बाजार के लिए रवाना हो गए। कल रात बाई ये और उसके माता पिता ने इस बारे में चर्चा की थी। उन्होंने 12 युआन प्रति जिन की दर से सुअर का मांस खरीदा, चाहे वह किसी भी टुकड़े का हो, लेकिन बिक्री मूल्य अलग होगा।
जब सुअर के मांस को धीमी आंच पर पकाया जाता है तो उसका वजन कम हो जाता है। आमतौर पर वह अपने मूल वजन का केवल 70 से 80% ही बरकरार रखता है। इसका मतलब है कि एक जिन पका हुआ मांस केवल 7 या 8 लियांक के बराबर होता है। और बाई ये की धीमी आंच पर पकाने की विधि से इसमें शायद लगभग 7 लियांग लगेंगे। अगर लागत की गणना करें तो एक जिन की कीमत 17 या 18 युआन होगी, इसलिए कीमत बहुत कम नहीं रखी जा सकती, वरना वे अपनी लागत भी पूरी नहीं कर पाएंगे। बाई ये नए साल से पहले थोड़ा और कमाना चाहता था, इसलिए उसने छोटे मुनाफे और त्वरित बिक्री को बेहतर समझा। इस प्रकार सुअर के पैरों की एक कीमत, सुअर के पैरों की दूसरी कीमत और सुअर के पेट की एक और कीमत तय की। जहां तक पिछले कूल्हे जैसे हिस्सों की बात है, वे धीमी आंच पर पकाने के लिए उपयुक्त नहीं थे, इसलिए उन्हें काटकर अलग कर दिया गया और उनके अपने परिवार के खाने के लिए रख लिया गया। सुआ के पेट का हिस्सा सबसे बड़ा और सबसे स्वादिष्ट था, इसलिए इसकी कीमत अस्थायी रूप से 28 युआन प्रति जिन निर्धारित की गई थी। सुआ की कोहनियों की कीमत 30 युआन और सुआ के पैरों की कीमत 35 युआन है। साथ ही एक प्रचार मूल्य भी लिखा हुआ था, जिसका अर्थ है कि यदि बिक्री अच्छी रही तो कीमत किसी भी समय बढ़ाई जा सकती है। हालांकि फिलहाल उनके पास केवल एक आगे का पैर और एक आगे की कोहनी ही थी। पीछे के पैर और कोहनी की कीमत कम होगी, लेकिन कम कीमत भी खरीदारों को आकर्षित कर सकती है। जब वे घर से निकले तो बूढ़ी बाई ने एक गत्ते का डिब्बा ढूंढा और उसके अंदर बड़े अक्षरों में ब्रेस्ड मीट लिखा। हालांकि बाई को यह आकर्षक नहीं लगा, इसलिए उसने इसे बदलकर पुश्तैनी गुप्त नुस्खा वाला पुराना शोरबा ब्रेस्ड मीट कर दिया। चाहे अभी इसे पुराना शोरबा कहा जाए, भविष्य में यह निश्चित रूप से पुराने शोरबा में पका हुआ मांस बन जाएगा। बूढ़ी बाई ने उसे वंशानुगत गुप्त नुस्खा लिखते हुए देखकर भौहें चढ़ाते हुए कहा, बकवास। हमारे परिवार में 8 पीढ़ियों से कोई रसोया नहीं रहा है, तो पैतृक गुप्त नुस्खा कहाँ से आएगा? पिताजी, यही तो लोगों को आकर्षित करता है, बस मेरी बात सुनिए। पिता और पुत्र लियोजिया बाजार गए। आज यहाँ बाजार लगा था, लेकिन ये छोटा था, इसलिए ज्यादा लोग नहीं आते थे, जो बाई ये के लिए बाजार का जायजा लेने का एक अच्छा मौका था। जाने से पहले बाई ये अपने साथ गैस स्टोव और खाना पकाने का स्टैंड भी ले आया, जिसे वह वापस ले गया था। बूढ़ी बाई ने उससे पूछा कि वो ये चीजें क्यों ला रहा है, और बाई ये बिना कुछ बोले बस मुस्कुरा दिया। बाजार पहुंचने पर उन्होंने कार पार्क करने के लिए एक उपयुक्त जगह ढूंढी और बड़े गमले को नीचे खिसका दिया। बूढ़े बाई अपने घर से 2 स्टूल और कुछ पत्थर लेकर आए ताकि वे काटने के तख्ते के लिए एक अस्थायी मेज बना सकें। मांस के टुकड़े बड़े बड़े थे, इसलिए उन्हें तौलना अभी भी आवश्यक था। बाई ये के अनुरोध पर बूढ़े बाई ने डिस्पोजेबल दस्ताने पहन लिए, जो देखने में कुछ हद तक पेशेवर लग रहे थे, लेकिन उनके दिल में छिपी आशंका को केवल वही जानते थे। वह दशकों से जी रहा था और यह पहली बार था जब वह कुछ बेच रहा था। लेकिन काफी देर तक खड़े रहने के बाद भी कोई पूछताछ करने नहीं आया। सभी लोग आसपास के जाने पहचाने स्टॉलों पर पका हुआ खाना खरीदने चले गए। और सच कहें तो उन स्टॉलों पर सामान तख्तों पर प्रदर्शित था, जो देखने में मांस से कहीं अधिक आकर्षक लग रहा था। बूढ़ी बाई को ठंडे पानी का छींटा महसूस हुआ। उन्होंने कुछ निराशा के साथ आसपास के अन्य स्टॉलों की ओर देखा, चिल्लाना चाहते थे लेकिन अपना मुंह नहीं खोल पा रहे थे। बाई ये, तुम आखिर किस चीज से छेड़छाड़ कर रहे हो? बूढ़ी बाई ने पूछा। बस बनने ही वाला है, बस बनने ही वाला है। बाई ये मेज के नीचे से निकला, गैस स्टोव लगाया और धीमी आंच पर पकाए जाने वाले मांस को गर्म करना शुरू कर दिया। पिताजी, अच्छी शराब के लिए झाड़ी की जरूरत नहीं होती, बल्कि पहले उसकी सुगंध होनी चाहिए, बाई ये ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसा कि बाई ये को उम्मीद थी, जैसे ही मांस का शोरबा उबलने लगा, बाई ये ने ढक्कन खोल दिया, जिससे सुगंध चारों ओर फैल गई। 10 मिनट से भी कम समय में राहगीरों की नाकें अपनी ओर खींचने लगी और वे उस सुगंध के स्रोत की तलाश करने लगे। बूढ़े बाई के विपरीत, बाई ये पूरी कोशिश करने को तैयार था, क्योंकि अभी अभी उसे सिस्टम से एक यादृच्छिक कार्य मिला था, जिसमें उसे आज ही 10 भाग भुना हुआ मांस बेचने की आवश्यकता थी। बाई ये को अब अपनी बेइज्जती की परवाह नहीं थी, इसके अलावा इसमें शर्मनाक कुछ भी नहीं था, इसलिए उसने तुरंत चिल्लाना शुरू कर दिया। उनकी तेज आवाज ने वाकई लोगों का ध्यान उनके स्टॉल की ओर आकर्षित किया, और साथ ही साथ वहां से आने वाली भरपूर खुशबू के कारण राहगीर तुरंत वहां जमा हो गए।
ब्रेस्ड मीट कितने का? ब्रेस्ड मीट 28 युआन प्रति जिन है। देख लीजिए, ये पूरी तरह से असली सुअर का मांस है, स्वाद लाजवाब है। बाई ये ने कहा। फिर बर्तन से एक छोटी सी पट्टी निकाली, एक टुकड़ा काटा और ग्राहक को दे दिया। ग्राहक ने एक निवाला लिया और तुरंत उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ठीक है, आपका मांस। मुझे 2 जिन थोड़े सस्ते में दे दीजिए। मैं इसे और सस्ता नहीं कर सकता। साल के अंत में मांस महंगा हो जाता है और हमारा सारा सुअर का मांस बढ़िया है, जिसे कल ही ली गांव से खरीदा गया है। बाई ये ने एक बड़े टुकड़े को हुक से उठाते हुए ग्राहक को दिखाते हुए कहा, इस मांस को देखिए, 3 उंगली जितना मोटा सुअर का पेट बिल्कुल कच्चा है। आपने अभी चखा, यह मांस मुंह में घुल जाता है। बाई ये अपनी बात पूरी कर पाता, उससे पहले ही ग्राहक का सब्र टूट गया और उसने कहा, मुझे 2 जिन दे दो। ठीक है। बाई ये कई सालों से रसोइया था, इसलिए उसके हाथ बहुत कुशल थे। उसने उसे थोड़ा सा तौला, काटा, एक थैले में डाला और फिर से तौला। उसका वजन 2 जिन से थोड़ा ज्यादा था। ये लो, 2 जिन भुना हुआ मांस। बाई ये ने जोर से चिल्लाया। उन्होंने ऐसा न केवल उद्योग में कीमतों की घोषणा करने के एक मानक अभ्यास के रूप में किया, कितना शुल्क लेना है, कितना छुट्टा देना है, ये सब जोर से घोषित किया जाता था ताकि किसी भी त्रुटि को इंगित किया जा सके, जो एक प्रकार की सार्वजनिक निगरानी के रूप में कार्य करता था। इसके अलावा, इस तरह की घोषणाएं प्रचार का काम करती थीं। जब दूसरे लोग उन्हें एक के बाद एक सामान बेचते हुए सुनते थे, तो उनमें जिज्ञासा जागती थी और वे देखने के लिए पास आ जाते थे। बूढ़ा आदमी बाई अतिरिक्त धन इकट्ठा करने का काम करता था। आजकल अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल भुगतान का उपयोग होता है और केवल कुछ बुजुर्ग लोग ही नकद का उपयोग करते हैं। बूढ़े बाई द्वारा पैसे इकट्ठा करने का मतलब था कि उसे मांस को छूने की जरूरत नहीं थी, और बाई ये द्वारा मांस को छूने का मतलब था कि वह पैसे को नहीं छूता था, जिससे ग्राहकों को यह अधिक स्वच्छ लगता था। इस हिस्से के पैसे मिलने के बाद खरीदार ने प्रशंसा करते हुए कहा, छोटे भाई, तुम अच्छे हो, तुम्हारे हाथ बहुत सटीक हैं। इस पहली बिक्री के बाद अन्य लोगों ने भी सावधानीपूर्वक पूछताछ शुरू कर दी, लेकिन थोड़ा सा चखने के बाद अधिकांश लोग 1 या 2 जिन खरीद लेते थे। बर्तन में पक रहे मांस को धीरे धीरे कम होते देख पिता और पुत्र दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी। बाई ये के बैकएंड में दिखाया गया कि 4 हिस्से पहले ही बिक चुके थे। इन 4 हिस्सों में सबसे छोटा हिस्सा 1 जिन का था और सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 4 जिन वजन का एक पूरा टुकड़ा था। पिताजी, मुझे लगता है कि हमें कुछ समय बाद फिर से ली गांव जाना चाहिए, बाई ये ने कहा। इस बार हम पूरा सुअर खरीदेंगे। ठीक है। बूढ़े बाई ने जोर से सिर हिलाया। हालांकि लियुजिया बाजार वैसे भी एक छोटा बाजार था। यहाँ लोगों की संख्या नांजुआंग ग्रैंड मार्केट जितनी नहीं थी और हर किसी को भुना हुआ मांस पसंद नहीं था। इसलिए उन 4 हिस्सों के बिकने के बाद वहां बस कुछ ही ग्राहक बचे थे, ज्यादा लोग नहीं थे। बाई ये ने देखा कि उसे काम पूरा करने के लिए अभी कितने हिस्से बेचने बाकी हैं और उसे थोड़ी चिंता होने लगी, क्योंकि वह जानता था कि लियुजिया बाजार केवल सुबह ही खुलता है और तब तक 10 बज चुके थे, लगभग 11 बजने वाले थे। अगर उसने जल्द ही काम पूरा नहीं किया तो मुश्किल हो सकती है। इसलिए बाई ये ने चिल्लाना तेज कर दिया और खरीदने से पहले चख लो, अगर पसंद न आए तो मुफ्त जैसे वाक्य जोड़ने लगा। आखिरकार उसने कुछ और ग्राहकों को आकर्षित किया, जिन्होंने उसके सुअर के पैर और कोहनी भी खरीद ली। हालांकि ग्राहक मोलभाव करना चाहता था, इसलिए बाई ये ने अनिच्छा से उसके लिए कीमत कम कर दी। आजकल कुछ भी करना मुश्किल है। खरीदार हमेशा मोलभाव करना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि अगर वे मोलभाव नहीं करेंगे तो उन्हें नुकसान होगा। लेकिन जब बेचने की बात आती है, तो हर एक पैसा जो मैं खर्च करती हूँ, ऐसा लगता है जैसे मेरे शरीर का एक टुकड़ा कट रहा हो। बाई ये ने अकेले में बूढ़े बाई से फुसफुसाते हुए कहा। बूढ़े बाई ने अपने बेटे की ओर देखा और अपने स्वभाव के विपरीत मुस्कुराते हुए कहा, तुम बड़े हो गए हो। बाई ये ने अपने पिता की ओर एक नजर डाली। क्या वह सिर्फ कंजूसी नहीं कर रहा था, वह सचमुच अपने पिता जैसा है, हमेशा अपने बच्चों की रक्षा करता है, यहाँ तक कि इसकी प्रशंसा भी करता है। कई लोग पहले ही बाजार से जा चुके थे और यहाँ तक कि आसपास के कई स्टॉल भी अपना सामान समेट चुके थे, केवल कुछ ही स्टॉल बचे थे। लेकिन बाई ये के पास अभी भी 2 हिस्से बिना बिके रह गए थे और वह भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सका। क्या वह मिशन में असफल होने वाला था? अगर वह सचमुच इतने छोटे से मिशन में असफल हो जाता और उसके बैंक कार्ड से पैसे कट जाते,
तो उसका दिल उससे कहीं ज्यादा दुखता जितना कि अगर उसे मोलभाव में हरा दिया गया होता। ये देखकर कि सचमुच कोई भी नहीं बचा था और केवल वही लोग पका हुआ खाना बेच रहे थे, बूढ़ा बाई भी अपना स्टॉल बंद करने की तैयारी कर रहा था। पिताजी, क्यों ना हम थोड़ी देर और रुकें? बाई ये ने मुश्किल से कहा, आप पहले कार में जाकर थोड़ा गर्म हो जाइए। यहाँ कोई नहीं है, तुम क्यों रुके हो? बूढ़े बाई को बाई ये की बात समझ नहीं आई, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि बाई ये को बचा हुआ मांस देखकर बुरा लग रहा होगा, इसलिए वह जाना नहीं चाहता। बाई ये, चलो वापस चलते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें सब कुछ बेचना ही पड़ेगा। क्या हमने पहले ही दर्जनों किलो नहीं बेच दिए हैं? बूढ़े बाई ने समझाया। उन्हें चिंता थी कि उनका बेटा शायद जरूरत से ज्यादा सोच रहा है। मुख्य बात ये थी कि लियोजियाजी वास्तव में छोटा सा गांव था और इतनी बिक्री होना ही अच्छा सौदा माना जाता था। मुझे पता है। बाई ये ने सिर हिलाया। चलो वापस चलते हैं। जैसे ही वे मेज और बेंच को कार में लोड कर रहे थे और यहाँ तक कि पेट्रोल टैंक भी सुरक्षित कर लिया गया था, तभी एक कार उनके स्टॉल के सामने आकर रुकी। जैसे ही कार में बैठे व्यक्ति ने दरवाजा खोला, उसने जोर से कहा, तो आपने अभी तक सामान पैक नहीं किया? वाह, मुझे थोड़ा और भुना हुआ मांस दीजिए। बाई ये ने ऊपर देखा तो पाया कि यह वही पहला ग्राहक था जो थोड़ी देर पहले आया था। हाँ, अभी बहुत कुछ बाकी है। बाई ये ने उत्साहपूर्वक कहा। अभी भी मांस के 2 साबुत टुकड़े बचे थे और उस आदमी ने हाथ हिलाकर उन सभी को खरीद लिया। बाई ये के मन में एक विचार आया, बड़े भाई, क्या आप 2 किस्तों में भुगतान कर सकते हैं? क्यों? वह आदमी अचंभित रह गया। एक लेन देन और 2 लेन देन में क्या अंतर था? मेरी एक मदद करो, मेरी एक मदद करो। बाई ये ने कहा, मैं तुम्हें सुअर का एक पैर चखने के लिए दूंगा। अगर तुम्हें पसंद आए, तो अगली बार फिर आना। ये बचा हुआ पिछला पैर था। इसमें ज्यादा मांस या नसें नहीं थी और इसे खरीदने वाले भी ज्यादा लोग नहीं थे। इस बड़े भाई ने आज इसके मांस के 10 किलो से ज्यादा खरीदे थे, इसलिए उसे थोड़ा चखाना अच्छा विचार था। ठीक है, उस आदमी ने 2 किस्तों में भुगतान किया, फिर मांस और सुअर के पैरों से भरे 2 थैले अपनी कार में रखे और चला गया। चलो हम भी चलते हैं। बूढ़े बाई ने कहा। बर्तन में ज्यादा कुछ नहीं बचा था, बस सुअर के पिछले पैर का एक टुकड़ा और कुछ कटा हुआ मांस था। चलिए अगली गांव चलते हैं, देखते हैं वहाँ सुअर हैं या नहीं। अगर होंगे तो खरीद लेंगे, अगर नहीं होंगे तो ऑर्डर दे देंगे। उद्धरण चिन्ह। ठीक है। बाई ये थोड़ा अचंभित था और बूढ़े बाई द्वारा धीरे से धक्का दिए जाने के बाद ही उसने प्रतिक्रिया दी। वह मिशन की जांच कर रहा था। उसने अभी अभी स्पष्ट रूप से 2 हिस्से बेच दिए थे, लेकिन उसे मिशन पूरा होने की सूचना नहीं मिली थी। कार में बैठकर उसे गर्म करते हुए बाई ये ने जल्दी से सिस्टम को फोन करके पूछा कि क्या हो रहा है। जो सिस्टम पहले बहुत उत्साही और बातूनी हुआ करता था, उसने इस बार उसे बहुत औपचारिक ढंग से जवाब दिया। मेजबान, कृपया अनियमित गतिविधियां न करें। सिस्टम इन गतिविधियों को नहीं पहचानता है। यदि ऐसा दोबारा हुआ, तो दंड दिया जाएगा। बाई ये का चेहरा पीला पड़ गया। पता चला कि जिस ग्राहक ने अभी अभी 2 बार भुगतान किया था, उसे केवल एक ही लेनदेन के रूप में गिना गया और शॉर्टकट अपनाने के उसके प्रयास को सिस्टम द्वारा अनुमति नहीं दी गई। बाई ये को सिस्टम द्वारा दी गई चेतावनी की परवाह नहीं थी। सबसे बुरा तो ये होगा कि वह अगली बार ऐसा दोबारा नहीं करेगा। लेकिन उस स्थिति में वह अपना मिशन पूरा नहीं कर पाएगा। चलो चलते हैं, कहीं बहुत देर न हो जाए और सुअर का मांस बिक न जाए। बाई ये ने जवाब दिया और ली गांव की ओर गाड़ी चलाता रहा। पूरे रास्ते वह बहुत खराब मूड में लग रहा था। उसे नहीं पता था कि यह अचानक शुरू हुआ मिशन कब खत्म होगा। अगर वह कल तक टिक पाता, तो मिशन आसानी से पूरा कर लेता। लेकिन इस बार उसके सिर पर कोई रेत घड़ी नहीं थी। बाई ये को थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। अधर में फंसे होने का यह एहसास सचमुच। बूढ़े बाई ने बाई ये की ओर देखा और थोड़ा हैरान थे। तर्कसंगत रूप से आज पके हुए मांस की बिक्री अच्छी थी, तो फिर उसका बेटा दुखी क्यों दिख रहा था? हालांकि बूढ़ा बाई ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति नहीं था, इसलिए उसने बिना कुछ बोले अपने बेटे को 2 बार देखा। बाई ये कल वाली ही जगह पर गाड़ी चला कर गया और वाकई भीड़ छंटने वाली नहीं थी। कसाई झांग साल के अंत में सबसे व्यस्त रहता है, क्योंकि बहुत से लोग उसके पास सुअर कटवाने आते हैं और वह इस दौरान मुख्य रूप से अपने ही सुअर बेचता है। लगभग आधी रात हो चुकी है और अभी भी इतनी चहल पहल है।
बाई ये ने कहा। हालांकि कार से बाहर निकलने के बाद उन्होंने पाया कि दृश्य उनकी कल्पना से भी अधिक जीवंत था। उन्हें पता नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन कसाई झांग और एक अन्य व्यक्ति आपस में लड़ रहे थे। बाकी सब लोग दूर खड़े थे और केवल बाई परिवार के पिता और पुत्र ही अनजान होकर जल्दबाजी में आगे बढ़ गए। जब तक उन्हें कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दूसरे व्यक्ति को कसाई झांक के सुअर काटने वाले चाकू को छीनकर उसकी ओर वार करते देख बाई ये ने तुरंत कसाई झांक की बांह पकड़ ली और उसे अपनी ओर खींच लिया। पिछले कुछ वर्षों में वह यूं ही शेफ नहीं बन गया था, उसकी कलाई बहुत मजबूत थी और वह वास्तव में लंबे और मांसल कसाई झांक को खींचने में कामयाब रहा। उस वार से बचने के बाद बाकी सभी लोग भी चौंक गए और उस आदमी को रोकने के लिए आगे बढ़े। सोंग लाओ लियू, क्या तुम पागल हो गए हो? वो सुअर तुम्हारी पत्नी ने भेजा था और झांक से उसका क्या लेना देना है? बिल्कुल सही, तुम अपनी पत्नी से ऊंची आवाज में बोलने की हिम्मत नहीं करते, लेकिन दूसरों पर चाकू निकालने की हिम्मत करते हो। तुम कितने काबिल हो? काय, पुलिस को बुलाओ और उसे गिरफ्तार करवाओ। सभी की बातचीत से बाई ये को आखिरकार समझ में आ गया कि क्या हो रहा था। ऐसा प्रतीत हुआ कि सोंग लाओ लियू के परिवार द्वारा पाले गए सुअर को उसकी पत्नी वध के लिए लाई थी। जब वो घर लौटा और उसे इस बात का पता चला, तो वह कसाई झांक से लड़ने आ गया। बाई ये अवाक रह गई। क्या ये व्यक्ति बीमार है? सुअरों को वध के लिए पाला जाता है। साल का अंत हो रहा है, अगर अभी नहीं तो और कब उनका वध किया जाएगा? क्या उसे सुअर से लगाव हो गया था या कुछ और? इसके अलावा क्या इस पर उनके परिवार के भीतर बंद दरवाजों के पीछे चर्चा नहीं होनी चाहिए? सुअर काटने वाले से बदला लेने के लिए बाहर आना किस तरह का व्यवहार है, इसका जिक्र करना भी सरासर बेतुका है। उसी समय एक महिला भी वहां आ गई। बाई ये ने उसे एक नजर देखते ही समझ लिया कि सोंग लाओ लियू अपनी पत्नी से बहस करने की हिम्मत क्यों नहीं करता था। उनकी पत्नी लंबी और हष्ट-पुष्ट थी, लगभग 1.7 मीटर लंबी और काफी मजबूत लग रही थी। लेकिन उनका रूप रंग बहुत अच्छा था, वह स्पष्ट रूप से एक सीधी सादी इंसान लगती थी। दूसरी ओर 1.7 मीटर लंबे सोंग लाओ लियू थोड़े सुस्त लग रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि बुचर झांक को धक्का देने की ऊर्जा उन्हें अभी कहां से मिली। सोंग लाओ लियू की पत्नी जैसे ही वहां पहुंची, उसने देखा कि उसके पति को जबरदस्ती पकड़ा गया है। सारी बात सुनकर वह तुरंत भड़क उठी और सोंग लाओ लियू का कान पकड़कर बोली, अब तो हद ही हो गई। मैंने बड़े भाई झांक को उस सुआ को जब्ह करने को कहा था, अब तुम क्या करोगे? क्या सुआ खाने के लिए ही नहीं पाले जाते? माँ कई दिनों से यही कह रही है और तुम टस से मज नहीं हुए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तुम इतने सुस्त क्यों हो। बताओ, उस सुअर से तुम्हारा क्या रिश्ता है? क्या वह तुम्हारा रिश्तेदार है? आसपास मौजूद भीड़ जोर से हंस पड़ी। सोंग लाओ लियू की पत्नी ने कसाई झांक से तुरंत माफी मांगी और काफी देर बाद अपने पति को घसीटते हुए घर ले आई। दूर से भी उनकी पत्नी की डांट और सोंग लाओ लियू की दर्द भरी चीखें सुनाई दे रही थीं। छोटे भाई, धन्यवाद। अगर तुमने मुझे अभी न खींचा होता, तो मैं नए साल में क्या करता? कसाई झांक भी अब संभल चुका था और उसने बाई ये का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। अरे, कुछ नहीं। अगर आप मुझे धन्यवाद देना चाहते हैं, तो ब्रेस्ट मीट का एक हिस्सा खरीद लीजिए। कसाई झांक कुछ देर रुका, उसे उस वाक्य का अर्थ समझ नहीं आया। बाई ये ने तुरंत अपनी बात को बदल दिया, क्योंकि उसे डर था कि सिस्टम इसे उल्लंघन मान लेगा। हम यहाँ सुअर का मांस खरीदने आए हैं। सुअर का मांस खरीदना अच्छा है, हम अभी एक सुअर काटने ही वाले हैं। कसाई झांग ने झट से किसी को बुलाया और उस सुअर को बांधने को कहा जिसे काटा जाने वाला था। बाई ये सब देखना नहीं चाहता था और उसने मुंह फेर लिया, लेकिन बूढ़ा बाई बगल में खड़ा रहा, ये देखना चाहता था कि सुअर ठीक है या नहीं। काफी देर बाद बूढ़ा बाई आया और कार की खिड़की पर थपथपाते हुए बाई ये को नीचे आकर देखने के लिए कहा। मांस कैसा है? ये कल से भी बेहतर है, मांस काफी वसायुक्त है। पिता और पुत्र चलकर वहां पहुंचे और अभी अभी जो घटना घटी थी, उसके कारण सभी ने विनम्रतापूर्वक उन्हें पहले खरीदने दिया। बाई ये ने सीधे तौर पर कहा कि उसे पूरा सुअर चाहिए, जिससे सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। तुम्हें इतनी सारी चाहिए, तुम इसे कैसे खाओगे? कसाई झांग को बाई परिवार के पिता और पुत्र याद आए। वो उन्हें जानता था, लेकिन वे बहुत कम सामान खरीदते थे, बस त्योहारों के लिए थोड़ा बहुत।
कल जब उन्होंने आधा सुअर खरीदा तो वह काफी हैरान हुआ था, और आज तो वह और भी ज्यादा हैरान हुआ जब उन्होंने पूरा सुअर खरीदने की इच्छा जताई। मेरा बेटा कोई हुनर सीखने गया है और नए साल के लिए वो बाजार में बेचने के लिए कुछ भुना हुआ मांस बना रहा है। बूढ़े बाई की आवाज में गर्व साफ झलक रहा था। वह आमतौर पर ऐसा नहीं था, लेकिन जब बात उसके बेटे की आती थी, तो वह खुद को रोक नहीं पाता था। ये भी मानवीय स्वभाव है। सभी लोग ये सुनकर काफी आश्चर्यचकित रह गए कि बूढ़े बाई ने कहा कि उन्होंने कल का सारा भुना हुआ मांस आज लियू परिवार के बाजार में बेच दिया। वे सभी जानते थे कि लियू परिवार के कस्बे का बाजार छोटा था। आधा सुअर का मांस बेचने के लिए धीमी आंच पर पकाया गया मांस कितना स्वादिष्ट होना चाहिए। किसी ने तुरंत पूछा कि क्या अभी भी कुछ भुना हुआ मांस बचा है। बाई ये की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं और उसने लगभग उत्साह से कहा, हाँ, अभी भी कुछ सुअर का पेट और एक पिछले पैर का टुकड़ा बचा है। इतना कहकर बाई ये अपनी कार की ओर भागा और सब लोग उसके पीछे पीछे चले गए। बड़े स्टील के बर्तन को नीचे नहीं उतारा गया, उसे बस गाड़ी से खींचकर एक तरफ रख दिया गया। उसे खोलने के बाद उसने उसमें से मांस का एक टुकड़ा निकाला। जहां अब ज्यादा जिन नहीं बचे हैं, वे सब छोटे छोटे टुकड़े हैं, बाई ये ने कहा। क्योंकि उन्होंने अभी अभी सामान पैक किया था, इसलिए बर्तन में बचा हुआ रस अभी भी हल्का गर्म था। जब बाई ये ने ढक्कन उठाया तो पके हुए मांस की एक मनमोहक खुशबू बाहर निकली। ये गंध कैसे है? क्या ये भुने हुए मांस की गंध है? ये बहुत सुगंधित है। उसके पास वाकई बहुत हुनर है। वहां जमा हुए कुछ लोगों ने एक एक करके बोलना शुरू किया। जब बाई ये ने मांस निकाला तो सभी के दिलों में और भी अधिक हलचल मच गई। उन कुछ टुकड़ों में से हर एक में से एक टुकड़ा कटा हुआ था, और ऐसा नहीं है कि कटे हुए टुकड़े खराब होते हैं, लेकिन लोग हमेशा काटने के लिए एक नया टुकड़ा उठाना पसंद करते हैं, इसलिए बर्तन में कई आधे अधूरे टुकड़े बचे हुए थे। धीमी आंच पर पकाए गए मांस के इन आधे कटे टुकड़ों की बनावट स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। सफेद चर्बी और गहरे लाल रंग का दुबला मांस, जो सख्त और लचीला था। एक नजर में ही पता चल जाता था कि यह बढ़िया सुअर के मांस से बना है। ये वही सुअर का मांस है जो मैंने कल अंकल झांक से खरीदा था, जिसे मैंने कल रात पकाया था। मैं आपको चखने के लिए कुछ टुकड़े निकाल कर देता हूँ। बाई ये ने बर्तन में तलाशी ली और पाया कि उसमें अब कोई छोटे टूटे हुए टुकड़े नहीं बचे हैं, इसलिए उसने पास ही रखे एक काटने वाले तख्ते को खींच लिया और एक झटके में एक पट्टी काट ली और फिर उसे कई छोटे टुकड़ों में काट दिया। ये जानते हुए कि इन लोगों के हाथ साफ नहीं होंगे, उसने सीधे कुछ डिस्पोजेबल दस्ताने निकाले और उन्हें देते हुए कहा, इसे पहन कर देखो। इस उदार प्रस्ताव को ठुकराने में असमर्थ और धीमी आंच पर पकाए गए मांस के रंग और सुगंध दोनों ही इतने लुभावने थे कि उन सभी ने दस्ताने उतारे, एक टुकड़ा उठाया और उसे अपने मुंह में डाल लिया। जैसे ही मांस उनके मुंह में गया, सभी मंत्रमुग्ध हो गए। देखने में तो ये काफी सख्त लग रहा था, लेकिन खाते ही उन्हें एहसास हुआ कि इसे बहुत ही अच्छे से पकाया गया था। चर्बी वाले हिस्से नर्म और चिकने थे, और चिकनाई के बजाय उनमें हल्की, स्वादिष्ट खुशबू आ रही थी। कुछ ही बार चबाने पर यह उनके मुंह में घुल गया। जहां तक कम वसा वाले मांस की बात है, वह भी नर्म, मुलायम और स्वादिष्ट था, बिल्कुल भी सूखा नहीं था। अनजाने में ही सबने अपना अपना मांस का टुकड़ा पूरा खा लिया। जब उन्हें और लेने की इच्छा हुई, तो उन्हें याद आया कि यह तो मुफ्त का नमूना था। मुझे एक टुकड़ा दो, कितने का? हम इसे 28 रुपये प्रति जिन के हिसाब से बेचते हैं, लेकिन अब बस कुछ ही पीस बचे हैं, 25 रुपये में कैसा रहेगा? ठीक है। ये कुछ जानकार लोग थे और उन्हें सुअर के मांस की मौजूदा कीमत पता थी। आधे सुअर से सुअर के पैर, आगे और पीछे के पैर और पसलियां निकालने के बाद केवल कुछ दर्जन जिन मांस ही बचेगा। कीमत की गणना करें तो केवल लागत ही लगभग 20 युआन होगी। इसके अलावा इस स्वाद के साथ इसे पकाना बहुत कम लोगों के बस की बात है, इसलिए 25 युआन बिल्कुल भी महंगा नहीं था। बाई ये वास्तव में जानता था कि इस कीमत पर वास्तव में कोई मुनाफा नहीं हो रहा था, लेकिन चूंकि उसने आखिरकार कुछ ग्राहकों को पकड़ लिया था, इसलिए काम को जल्दी पूरा करना ही मुख्य बात थी, इसलिए उसने इन कुछ युआन की परवाह नहीं की। बर्तन में वैसे भी कुछ ही जिन बचे थे, इसलिए उसे ज्यादा नुकसान नहीं होगा। पीछे पीछे आए चारों लोगों ने बर्तन में बचा हुआ सारा पका हुआ मांस खरीद लिया, लेकिन किसी को भी आखिरी बचा हुआ पिछला पैर नहीं चाहिए था। बाई ये को कोई आपत्ति नहीं थी। सबसे बुरी स्थिति में वो इसे शाम को अपने परिवार के खाने के लिए घर ले जाएगा। कल रात खाने के दौरान अनान उस खुर को देखकर ललचा रही थी।
एक ही बार में 4 भाग बेचते ही बाई के कानों में सिस्टम की चेतावनी सुनाई दी। डिंग, बधाई हो मेजबान, मिशन 4 पूरा हुआ। पहला इनाम 15 अनुभव अंक, दूसरा इनाम 666 युआन। कृपया जांच लें। बाई ये ने राहत की सांस ली। 666 युआन वैसे तो बहुत बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन छोटी भी नहीं थी। पिछली बार जब उन्होंने 2 सितारा मिशन पूरा किया था, तो उन्हें दोगुना इनाम इसलिए मिला था क्योंकि उन्होंने निर्धारित समय से 1 घंटा पहले ही काम खत्म कर लिया था। इस बार तो समय से पहले मिशन पूरा करने की बात ही छोड़िए, मिशन को पूरा कर पाना ही उनके लिए अविश्वसनीय रूप से सौभाग्य की बात थी। अब उसका लक्ष्य दोहरा इनाम पाना नहीं था, बल्कि सिर्फ असफल न होना था। कम से कम उसे सिस्टम द्वारा पैसे काटे जाने की चिंता तो नहीं करनी थी। कुल मिलाकर उन्होंने फिर भी काफी कमाई की। आज सुबह उसने लगभग 30 जिन भुना हुआ मांस बेचा, जिसमें से अधिकांश सुअर का पेट था, जिससे उसे 800 युआन से अधिक की कमाई हुई। इसके अलावा सुअर के पैर और टखने बेचकर उसने 100 युआन से अधिक कमाए। उसने न केवल कल सुअर के मांस और मसालों पर खर्च किए गए पैसे वापस कमा लिए, बल्कि उसके पास सुअर के अगले और पिछले टखने, लगभग 10 जिन सुअर की पसलियां और टेंडरलॉइन का एक टुकड़ा भी घर पर बचा हुआ था। जब वह सोच विचार कर रहा था, तभी बूढ़े बाई ने उसे बुलाया और बाई ये झटपट दौड़कर उसके पास आ गया। आज काटा गया सुअर कल वाले सुअर से ज्यादा मोटा और बड़ा था। कसाई झांग को बाई ये की दयालुता याद थी और उसने उसे सुअर की सही कीमत बताई और उसे बाई परिवार को लागत मूल्य पर दे दिया। उसने सुअर को काटने के अपने श्रम के लिए भी कोई शुल्क नहीं लिया। बाई पिता और पुत्र ने एक दूसरे की ओर देखा और दोनों ने सिर हिलाया। अंकल झांग, वो तो बस एक झटपट का मामला था, कृपया इसे दिल पर न लें। हम नियमित ग्राहक बनेंगे, शायद भविष्य में हर कुछ दिनों में भी आएंगे। क्या आप हमें ऐसे ही अच्छे ऑफर देते रहेंगे? कसाई झांग एक ईमानदार व्यक्ति भी थे। तुम क्या बात कर रहे हो? तुम्हारी फुर्तीली पकड़ ने मुझे चाकू के कटने से बचा लिया। भविष्य तो भविष्य है, लेकिन अगर मैं आज तुमसे लाभ कमाता, तो मैं किस तरह का व्यक्ति होता? बाई पिता और पुत्र ने कसाई झांग के साथ बातचीत की, लेकिन उसने ढोल की तरह अपना सिर हिलाया और अंत में उन्हें हार माननी पड़ी। सिर से पूंछ तक का ये पूरा सुअर अब बाई परिवार का था, लेकिन इसकी कीमत केवल 10 युआन थी। इस कीमत ने बाई ये को सचमुच चौंका दिया। ये जानना जरूरी है कि यह अनाज खिलाकर पाला गया सुअर था और इसकी कीमत वैसे भी कम नहीं थी। इसके अलावा नए साल के करीब आने के साथ वह 12 युआन तक की कीमत में वृद्धि भी स्वीकार कर लेता। हालांकि सोचने पर उसे बात समझ में आ गई। इस सुअर का वजन 240 जिन से अधिक था। कसाई झांग द्वारा इसे खरीदना और फिर बेचना, सुअर काटने पर 2 से 300 युआन कमाने का मतलब था, जो कि सामान्य बात थी। आखिरकार सुअर काटना कोई ऐसा काम नहीं है जो हर कोई कर सके, और कसाई आमतौर पर नए साल पर सुअर काटकर ही कमाई करते हैं। भला भला बिना किसी कारण के सुअर कौन काटेगा? बाई ये ने उसे धन्यवाद दिया और पैसे दे दिए। ये सुअर कल वाले से बड़ा था, जिसका वजन 240 जिन से अधिक था। बाई ये ने सीधे 2500 युआन दे दिए और सुअर का सिर, पूंछ और बाकी अंग कसाई झांक के लिए छोड़ दिए। बचे हुए अंगों और ऐसी ही अन्य चीजों को वहीं छोड़ देने से 2 उद्देश्य पूरे होते थे। पहला, इससे कसाई झांक को मुआवजा मिलता था, क्योंकि साफ किए जाने के बाद ये चीजें मूल्यवान हो जाती थी। दूसरा, कसाई झांक के परिवार का अपना मांस का स्टॉल था, इसलिए इन्हें बेचकर अच्छी खासी कमाई हो सकती थी। इसके अलावा बाई ये उन चीजों से निपटने में बहुत आलसी था। भले ही तैयार होने के बाद वे स्वादिष्ट थे, लेकिन उसे धीमी आंच पर पका हुआ मांस बनाने में आधा दिन लग जाता था, इसलिए वह आंतरिक अंगों से निपटने की जहमत उठाने के लिए और भी कम इच्छुक था। बाई परिवार के पिता और पुत्र को कुछ भी नहीं चाहिए था, इसलिए कसाई झांक को अंदर जाकर उनके लिए खून से लथपथ सॉसेज का एक थैला पैक करना पड़ा। ये सब आज सुबह ही बने हैं, आप वापस आते ही इन्हें खा सकते हैं। ये एकदम साफ सुथरे हैं। ठीक है, तो धन्यवाद अंकल झांग। बाई ये सामान उठाए हुए था और वह और बूढ़ा बाई सुआ को लेकर जाने ही वाले थे, लेकिन सुआ बहुत बड़ा था और उन दोनों के लिए उसे उठाना सचमुच एक मुश्किल काम था। बाई ये ने एक पल सोचा। चाचा झांग, क्या मैं आपसे एक और बात पूछकर आपको परेशान कर सकता हूँ? मुझे बताओ, क्या आप सुआ के मांस को अलग अलग टुकड़ों में काटने में मेरी मदद कर सकते हैं? नहीं तो वापस लौटने पर हमें इसे खुद ही काटना पड़ेगा, बाई ये ने कहा। इसमें कोई परेशानी नहीं है।
कसाई झांग ने अपना चाकू उठाया और बड़ी फुर्ती से सुअर का मांस काटकर आधे सुअर को 2 हिस्सों में बांट दिया और फिर उसे भागों के अनुसार टुकड़ों में विभाजित कर दिया। सुअर की पसलियां, सुअर के पैर, सुअर का पेट, सिरलोइन। महज 10 मिनट से कुछ अधिक समय में सब कुछ बड़े करीने से तैयार हो गया था। जब तक बाई ये कुछ प्लास्टिक बैग लेने के लिए कार तक गई, तब तक यहाँ का काम लगभग पूरा हो चुका था। अंकल झांग, ये तो कमाल है। बाई ये ने अंगूठा ऊपर करके इशारा किया। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हम जा रहे हैं। आपका व्यवसाय खूब फले फूले। अगर आप मुझसे हर दिन सुअर का मांस खरीद सके तो बहुत अच्छा होगा। हा हा हा, मैं यह आशीर्वाद स्वीकार करता हूँ। बाई ये ने भी उस दिन के आने की कामना की। लगभग 10 बोरी सुअर का मांस गाड़ी में लादकर पिता और पुत्र अंततः घर लौट आए। बाई ये, तुमने कल उस भुने हुए मांस से ज्यादा पैसे नहीं कमाए, है ना? इस तरह से गणना नहीं की जा सकती, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि हमने ज्यादा बिक्री नहीं की। इसके अलावा, क्या हमारे पास अभी भी लगभग 10 किलो सुअर की पसलियां नहीं बची हैं? साथ ही, आज लगभग 20 किलो और बची हैं। ब्रेस्ड पोर्क रिब्स महंगी होती हैं, ये आसानी से $30 से ऊपर बिक जाती हैं। बूढ़े बाई ने सिर हिलाया। यहाँ सुअर की पसलियां और बड़ी हड्डियां बहुत लोकप्रिय हैं। वे आज इन्हें बेचने की कोशिश कर रहे थे, कल तक उन्होंने ये महंगे हिस्से नहीं बनाए थे। आज बाजार में किसी ने सचमुच उनके बारे में पूछा था। दरअसल, बात सिर्फ सुअर के मांस की नहीं है। क्या कल अनान ने यह नहीं कहा था कि हम कुछ अचार वाली सब्जियां भी बना सकते हैं? बाई ये सोचने लगा। उसकी धीमी आंच पर पकाए गए मांस की गुप्त रेसिपी इतनी कारगर थी कि वो उसे बर्बाद नहीं होने दे सकता था। साल के अंत में सुअर का मांस महंगा था, इसलिए मुनाफा ज्यादा नहीं हुआ। और चूंकि वे अभी शुरुआत ही कर रहे थे, इसलिए वे इसे बहुत महंगे दामों पर नहीं बेच सकते थे। अन्यथा, मुनाफा कमाने की बात तो दूर, शायद वे अपना काम भी पूरा न कर पाते। हालांकि, कुछ ही दिनों में, नए साल के करीब, ब्रेस्ट मीट की कीमत बढ़ सकती है, और तब तक उनके पास नियमित ग्राहकों का एक समूह होना चाहिए। किस तरह की अचार वाली सब्जियां? कुछ भी चलेगा, आलू, सूखा टोफू, कमल की जड़, जो भी हो। मैं तो सेवई भी बना सकती हूँ, बाई ये ने गाड़ी चलाते हुए कहा। हम कुछ मुर्गियां भी खरीद सकते हैं, और उनसे ब्रेस्ट चिकन फ्रेम और ब्रेस्ट अंडे बना सकते हैं। बेटे की बातों से बूढ़े बाई को थोड़ी भूख लग गई थी। ठीक है, ये सभी व्यंजन वाइन के साथ बहुत अच्छे लगेंगे। ओह पापा, मुझे कल कुछ पैसे मिले, ये लिटिल बॉस से आए होंगे। करीब 3000 हैं। चलो आज दोपहर को पास के कस्बे में जाकर कुछ नए कपड़े खरीद लेते हैं। नया साल जल्दी ही आ रहा है। नए कपड़े, ये ठीक रहेगा। मेरी माँ और अपनी बहन के लिए भी कुछ खरीद लो, लेकिन मेरे बारे में चिंता मत करो। तुम्हारी सूती जैकेट बहुत फटी हुई है, मुझे लगता है मेरी माँ को सिलाई का ज्यादा ज्ञान नहीं है, इसलिए नई जैकेट खरीदना ही बेहतर होगा। सबके लिए खरीदो, सबके लिए खरीदो। पापा, मेरी माँ को मनाने की जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है। जब पिता और पुत्र वापस लौटे, तो जियांगलैन ने उन्हें डांटते हुए कहा, कितना समय हो गया है? तुम लोग अभी अभी क्यों लौटे हो? तुमने अपना फोन भी नहीं उठाया। बाई ये ने अपना फोन चेक किया। वाकई, लगभग 2 बज चुके थे। 2 मिस्ड कॉल भी थे, और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने उन्हें कैसे नहीं सुना। ओह, उसे याद आ गया। उसका फोन उसके पिता के पास था। बाई ये ने तुरंत मासूमियत का दिखावा करते हुए सारा दोष दूसरों पर डाल दिया। माँ, मुझे नहीं पता, मेरा फोन मेरे पिताजी के पास था। बूढ़े बाई का चेहरा और भी मासूम लग रहा था। मुझे उसके इस महंगे गैजेट का इस्तेमाल करना नहीं आता, ये हमारे बटन वाले फोन जितना आसान नहीं है। जियांग लैन को पिता और पुत्र की हरकतें देखकर हंसी भी आई और गुस्सा भी आया। तुम्हें बहुत भूख लगी होगी, है ना? जल्दी खा लो। क्या तुमने खाना खा लिया? साथ में खाना खाओ। हमने खाना खा लिया है, अब कितना समय हो गया है? जियांग लैन ने चिढ़ते हुए बर्तन से स्टू और गर्म चावल का एक बड़ा कटोरा निकालते हुए कहा। जब पिता और पुत्र कार से सुअर का मांस निकालने गए, तो जियांग लैन ने गैस स्टोव को फिर से चालू किया और उनके लिए कुछ हरे प्याज और अंडे भून लिए। ये क्या है? सुअर का मांस? मैंने तो अभी तक पूछा भी नहीं कि आज आपकी बिक्री कैसी रही। बिक्री बहुत बढ़िया रही, बाई ये ने मुस्कुराते हुए कहा। बस एक पिछला पैर और सूप बचा था, इसलिए मैंने और पिताजी ने मिलकर एक नया सुअर खरीदने का फैसला किया। आज हमने आपके बेटे की बदौलत यह सुअर सस्ते में खरीदा।
बूढ़े बाई ने अपना चेहरा धोते हुए कहा और कसाई झांक के साथ हुई घटना का ब्यौरा दिया। ये सुनकर जियांग लेन भड़क उठी। पहले तो उसने ओर सिक्स सॉन को कोसते हुए कहा कि वो कितना नीच है, सुआ के लिए चाकू से लड़ाई कर रहा है, और सोचने लगी कि क्या उसे सुअरों से कोई लगाव है। फिर उसने बाई ये को डांटते हुए कहा कि अगली बार ऐसी चीजों से दूर रहना। अगर वह बच न पाता और घायल हो जाता तो क्या होता। बाई हनान ने गुस्से से कहा, माँ, नया साल आने ही वाला है, तुम क्या कह रही हो। बिल्कुल सही, बूढ़े बाई ने भी धीरे से कहा। तुम भी। जियांग लैन ने उसे घूर कर देखा और बूढ़ा बाई तुरंत चुप हो गया। माँ, क्या हम आज दोपहर को काउंटी कस्बे चलें? बाई ये ने खाना खाते हुए कहा। जियांग लैन रुक गई। काउंटी कस्बे में किस लिए जाना है? पिताजी, बाई ये ने बूढ़े बाई की ओर देखा। बूढ़े बाई ने गला साफ किया। वह बच्चा, क्या वह तुम्हारे और अनान के लिए कपड़े खरीदने की सोच रहा है? और उसके खुद के कपड़े देखो, तुमने क्या सिले हैं? अगर वह ऐसे कपड़े पहनकर बाहर जाए तो लोग उस पर हंसेंगे क्या? ये सच है। जियांग लैन ने कल वाली डाउन जैकेट के बारे में सोचा। इसे कई सालों से पहना जा रहा था और फटे हुए हिस्से से सारे रोए निकल गए थे, जिससे जैकेट में एक तरह का छेद हो गया था। जब जियांग लैन ने कल इसे सिला, तो उसने इसके अंदर रुई का एक गुच्छा भर दिया, ये जाने बिना कि क्या ये हवा को रोक पाएगा। तो चलिए चलते हैं। बाई ये और आनान को भी कुछ कपड़े खरीदने चाहिए। जियांग लेन ने थोड़ी देर सोचा और कांध के पास वाली अलमारी से 1000 युआन निकाले। माँ, आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास कुछ पैसे हैं। बाई ये ने वही बात जल्दी से दोहराई जो उसने अभी अभी बूढ़े बाई से कही थी। सुआ खरीदने में पैसे तो लगते हैं, है ना? क्या तुमने आज पूरा एक सुआ नहीं खरीदा? जियांग लैन ने कहा, ये पैसे तो तुमने ही भेजे थे, और तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए संभाल कर रखे हैं। बाई ये को अपनी नाक में दर्द महसूस हुआ। वह 3 साल से घर से दूर काम कर रहा था और उसने वास्तव में ज्यादा पैसे नहीं कमाए थे। पहले 2000 तो खाने, रहने और कोई हुनर सीखने में ही खर्च हो गए, इसलिए उसकी तनख्वाह ज्यादा नहीं थी। इस साल थोड़ी ज्यादा कमाई हुई, लेकिन उसके पास साल के पहले 6 महीनों के लिए ही पैसे थे। उसके बाद घर पर उसके माता पिता के पास खर्च करने की हिम्मत ही नहीं थी। पापा, मम्मी, कृपया ये पैसे खर्च कर दीजिए। क्या मैं इसलिए पैसे नहीं कमा रहा हूँ ताकि आप बेहतर जीवन जी सकें? वरना मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ? बाई ये ने अपनी आंखें पोंछी। चिंता मत कीजिए, हमारे परिवार का जीवन बेहतर होता जाएगा। बाई हनान ने भी कहा, भाई, मैं भी खूब मेहनत करूंगी। जियांग लेन और बूढ़े बाई ने एक दूसरे की ओर देखा। अपने दोनों बच्चों को लेकर उन्हें अपराधबोध और राहत दोनों महसूस हो रही थी। जल्दी खा लो, खाने के बाद हम साथ में काउंटी शहर चलेंगे। काउंटी कस्बे में जाने का मुख्य उद्देश्य कपड़े खरीदना था। उनके छोटे से काउंटी कस्बे की एक अच्छी बात ये थी कि वहाँ कीमतें अपेक्षाकृत कम थीं। 1000 युआन से अधिक कीमत के कपड़े तो उपलब्ध थे, लेकिन 1 या 200 युआन के आसपास की वस्तुएं आसानी से मिल जाती थीं। मॉल की एक छोटी सी खरीदारी के बाद माता पिता के सारे कपड़े खरीद लिए गए, जिनकी कुल कीमत 500 युआन से भी कम थी, और वे इससे काफी संतुष्ट थे। बाई ये ने भुगतान करने पर जोर दिया और दोनों के बीच आगे कोई बहस नहीं हुई। उनके बगल में बैठा सेल्स एसोसिएट जियांग लैन की तारीफ करता रहा कि उसका बेटा कितना अच्छा है, जिससे जियांग लैन खुशी से झूम उठी। बाई ये ने शुरू में अपने ही कपड़ों से काम चलाने की योजना बनाई थी, लेकिन जियांग लैन के विचार कुछ और ही थे। उनके इलाके के लोग आमतौर पर जल्दी जीवन साथी ढूंढ लेते थे, और उनके परिवार की परिस्थितियां अच्छी नहीं थीं, इसलिए उन्हें अभी तक बाई ये के लिए कोई उपयुक्त साथी नहीं मिला था। जियांग लेन ने अपने बेटे के लिए कुछ अच्छे कपड़े खरीदने के बारे में सोचा, इस उम्मीद में कि जब वह नए साल के दौरान बाहर जाएगा तो शायद कोई उसे पसंद कर ले। सौभाग्य से बाई ये ने जियांग लैन के इरादों को भांप लिया और तुरंत 188 युआन में एक रियायती डाउन जैकेट खरीद ली। ये काफी मोटी थी। दूसरी ओर बाई हनान ने एक लाल रंग का परिधान खरीदा, जिसमें एक टॉप और एक बॉटम सेट था, जिसका कपड़ा कुछ हद तक स्पोर्ट्सवियर जैसा था और काफी नरम था। हालांकि कीमत काफी कम थी, पूरे सेट की कीमत सिर्फ 100 युआन से थोड़ी अधिक थी। बाई ये अपनी बहन के लिए कुछ बेहतर खरीदना चाहता था, लेकिन बाई हनान ने मना कर दिया। भाई, अपनी बहन को देखो, 100 युआन से ज्यादा का कपड़ा पहनने पर भी वो किसी बड़े ब्रांड की लगती है। बाई हनान ने इतराते हुए कहा, क्या हमें अब भी इतना पैसा खर्च करने की जरूरत है?
जब तुम अमीर हो जाओ तो मेरे लिए कुछ अच्छा खरीद लेना। ठीक है। बाई ये ने अपनी बहन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं तुम्हें बाद में सबसे बढ़िया तोहफा खरीद दूंगा। उनकी यात्रा व्यर्थ नहीं गई। आने जाने में 2 घंटे लगे, इसलिए जियांग लैन ने काउंटी बाजार देखने का सुझाव दिया। बाई ये ने अपना माथा पीट लिया। उसे अचानक याद आया कि उनके काउंटी में एक चिकन प्रोसेसिंग प्लांट था और वहां बिकने वाले चिकन के कंकाल बहुत सस्ते थे। बाई ये ने तुरंत जाने का सुझाव दिया और बूढ़े बाई और जियांग लैन दोनों सहमत हो गए। बाई हनान को कोई फर्क नहीं पड़ा। बाई ये ने उसके लिए मसालेदार स्ट्रिप्स के 2 बैग खरीदे और वो आज्ञाकारी रूप से उसके पीछे पीछे चली गई। एक कार मरम्मत की दुकान के पास से गुजरते हुए बाई ये ने कार रोक दी, अंदर गया और मालिक से बातचीत की और जल्द ही एक मैकेनिक उसके साथ बाहर आ गया। तुम क्या कर रहे हो? जियांग लैन ने हैरानी से पूछा। बाई ये, क्या हमारी कार खराब हो गई है? नहीं, मैं मैकेनिक से 2 कार सीटें लगाने के लिए कह रहा हूँ। बाई ये ने समझाया और उन्हें पहले कार से बाहर निकलने के लिए कहा। जियांग लैन शुरू में वह अनावश्यक पैसा खर्च नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसे लगता था कि एक छोटी सी कुर्सी को ऊपर नीचे करना कोई मुश्किल काम नहीं है। हालांकि उन्हें स्थापित करने के बाद वे दोनों बैठ गए और तुरंत चुप हो गए। 230 युआन में 2 कार सीटें, हालांकि वे सेकेंड हैंड थीं, लेकिन वे काफी साफ सुथरी दिख रही थीं और उन पर बैठना एक छोटे स्टूल की तुलना में कहीं अधिक आरामदायक था। बिल चुकाने के बाद वे चले गए, इस बार थोक में मुर्गे के कंकाल खरीदने के लिए। पूर्वोत्तर चीन में मुर्गे के कंकाल देखना एक विशेष दृश्य माना जा सकता है। 1990 के दशक में छंटनी की लहर के कारण भारी उद्योगों से सेवानिवृत्त हुए कई श्रमिकों ने अपनी नौकरी खो दी। इसलिए कई जगहों पर मुर्गियां पालना शुरू हो गया। इन मुर्गियों को विदेशों में और अन्य जगहों पर बेचा गया, कुछ को साबुत मुर्गियों के रूप में, लेकिन ज्यादातर को संसाधित मुर्गियों के रूप में। मुर्गे की टांगों, पैरों, सिर, गर्दन और छाती जैसे अधिकांश मांस को हटाने के बाद केवल मुर्गे का ढांचा ही बचा था। इसे भले ही ढांचा कहा जाता था, लेकिन इसमें मांस भी होता था। उस समय नौकरी से निकाले गए अधिकांश श्रमिकों के लिए यह एक अच्छी बात थी जिससे उनका जीवन बेहतर हो सके। कई रातों तक पूरे परिवार के लिए मुर्गे का ढांचा ही एकमात्र मांसाहारी व्यंजन होता था। आज भी चिकन के कंकाल कई लोगों के दिलों में एक अपरिहार्य व्यंजन बने हुए हैं। चिकन के कंकाल खाने के कई तरीके हैं। तले हुए कंकाल, भुने हुए कंकाल, टिप्पणिया की शैली में पकाए गए कंकाल और धीमी आंच पर पकाए गए कंकाल। ज्यादातर लोग इन्हें घर पर फ्राई करके खाते हैं। संक्षेप में कहें तो ये निश्चित रूप से एक लोकप्रिय व्यंजन है। बहुत से लोग रोजाना अपने काउंटी शहर में थोक में चिकन के कंकाल खरीदने आते हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश दुकानदार होते हैं। जो लोग इन्हें खुद खाते हैं वे इन्हें खरीदने के लिए बाजार जाते हैं, क्योंकि यहाँ ये बक्सों में बेचे जाते हैं। बाई ये को यहीं पर एहसास हुआ कि मुर्गियों के कंकाल भी अलग अलग होते हैं। वहाँ छोटे आकार के भी थे, केवल 2.5 युआन प्रति जिन, जो कि एक अच्छी कीमत थी, लेकिन बाई ये ने उन्हें देखकर भौहें सिकोड़ ली। इन मुर्गियों के कंकाल बहुत छोटे थे और उनमें मांस भी बहुत कम था। ये स्पष्ट रूप से धीमी आंच पर पकाने के लिए अनुपयुक्त थे। उसने सुना था कि इससे भी बदतर हालात थे। इसके बाद बाई ये ने 4 युआन एजिन वाले देखने को कहा और उनकी गुणवत्ता में तुरंत काफी सुधार हो गया। न केवल मुर्गों के कंकाल बड़े थे, बल्कि उन पर काफी मात्रा में बचा हुआ मांस भी था। एक जिन की कीमत 4 युआन है, एक बॉक्स की कीमत 56 युआन है और अधिक खरीदने पर छूट मिलेगी। बाई ये के मन में हलचल मच गई, कितना अधिक माना जाता है? दूसरे पक्ष ने उसकी ओर देखा और कहा, 100 बक्से। बाई ये ने तुरंत ही वह विचार त्याग दिया। 100 बक्सों का वजन 1000 जिन से अधिक होगा और उसके परिवार के बड़े बर्तन में इतनी मात्रा भी नहीं आ सकती थी। वैसे उसे बाद में एक बड़ा बर्तन खरीदना पड़ेगा। दरअसल इस बार वह एक बहुत बड़ा स्टेनलेस स्टील का बर्तन लेकर आया, जो 1 मीटर ऊंचे सूप के बर्तन जैसा था। लेकिन ये काफी पुराना था। कच्चे मांस के लिए तो ठीक था, लेकिन धीमी आंच पर पकाए जाने वाले मांस के लिए इसमें ढक्कन नहीं था। मिलता जुलता ढक्कन ढूंढने की जद्दोजहद करने के बजाय नया खरीदना ज्यादा किफायती था। बाई ये ने मुर्गी के कंकालों के 10 बक्से खरीदे और फिर से कई 100 युआन खर्च हो गए। इसके बाद वो फिर से बाजार गया और कई 100 युआन खर्च करके एक बड़ा सूप का बैरल खरीदा, जो दोहरी परत वाला था और उसमें कुछ इंसुलेशन भी था। इस यात्रा के बाद बाई ये ने बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया था
और उसके फोन के बैलेंस में केवल 1000 युआन से थोड़ा अधिक ही बचा था। हालांकि बाइये ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। सिस्टम द्वारा दी गई ब्रेस्ड मीट की गुप्त रेसिपी के साथ उसे विश्वास नहीं था कि वह बहुत सारा पैसा नहीं कमा सकता। जब वे वापस लौटे तब तक अंधेरा होने लगा था। लगभग नया साल आने वाला था, इसलिए जल्दी अंधेरा हो गया। शाम 5 बजे तक थोड़ा अंधेरा हो ही गया था। घर में प्रवेश करते ही पिता और पुत्र ने किसी और बात की परवाह नहीं की और जल्दी से मांस तैयार करना शुरू कर दिया। सौभाग्य से उन्होंने पहले ही कसाई झांक से इसे उनके लिए टुकड़ों में काटने के लिए कहा था, इसलिए उन्हें बस बालों को जलाकर अलग करना था, फिर उसे धोकर पानी में डाल देना था। जियांग लेन ने उनके द्वारा खरीदे गए बड़े बर्तन को साफ करने में भी मदद की, ताकि बाई ये और उसके पिता बाद में इसका आसानी से उपयोग कर सकें। इस सूप के बर्तन को खरीदने का मुख्य कारण अधिक मात्रा में सूप रखना था। पहले वाले बड़े स्टील के बर्तन में मुश्किल से ही दर्जनों जिन मांस समा पाता था, और मांस बेचने के बाद उन्होंने पाया कि उसमें केवल शोरबा की एक पतली परत ही बची थी। बूढ़े बाई ने मदद करते हुए सोचा, क्या मैं कल आपके लिए दक्षिणी चूल्हे को खोलकर फिर से बना दूं, ताकि इस सूप के बर्तन को सीधे उस पर रख सकूं। बूढ़े बाई के बोलने से पहले ही बाई आनंद ने सहमति में दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए कहा, अच्छा अच्छा, इस तरह मुझे बिजली के कंबल का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। बाई आनंद अपने माता पिता के बगल वाले छोटे पूर्वी कमरे में रहती थी। उस कमरे में रखा चूल्हा दक्षिणी कमरे की रसोई के लिए था, जिसका आमतौर पर उपयोग नहीं होता था। गर्मी के मौसम में गर्मी से बचने के लिए वे उस रसोई के चूल्हे का उपयोग करते थे, और उस समय बाई आनंद खुद छोटे पश्चिमी कमरे में सोने चली जाती थी, जिसमें कोई समस्या नहीं थी। हाँ, बिल्कुल सही। अब से हम हर रात दक्षिण वाले कमरे का चूल्हा इस्तेमाल करेंगे, जिससे आनंद को इलेक्ट्रिक हीटिंग पैड इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पैसे की बचत होगी। बाई ये जोर से हंसी। हाँ हाँ, बहुत सारे पैसे बचेंगे। बाई आनंद भी खिलखिलाकर हंस पड़ी। जियांग लेन और बूढ़े बाई अपनी हंसी नहीं रोक पाए और बोले, आज रात आप क्या खाना चाहते हैं? माँ, अभी भी एक पिछला पैर बचा है, हम इसे बाद में गर्म करके खा लेंगे। और हाँ, आज जो हमने कुछ व्यंजन खरीदे हैं, उनमें से कुछ पका दीजिए, जो भी आपको पसंद हो। ठीक है। जियांग लेन खाना बनाने चली गई, और बाई आनंद एक छोटी सी कुर्सी खिसकाकर अपने भाई को बर्तन में मांस डालते हुए और साथ ही ब्रेस्ड मीट मसाला पैकेट तैयार करते हुए देखने लगी। धीमी आंच पर पकाया गया मांस भी पुराने शोरबे पर निर्भर करता है। इस तरह दिन ब दिन, साल दर साल, गाढ़ा शोरबा मांस का स्वाद और भी बेहतर बनाता जाता है। लेकिन इसमें सिर्फ एक ही बर्तन में मौजूद सामग्रियां नहीं होती, इसमें हर दिन नया मांस, पानी और नए मसाले के पैकेट मिलाए जाते हैं। इसलिए बाई को हर दिन मसालों का एक नया पैकेट डालना पड़ता था। कल रात बाई ने खरीदे हुए मसालों को पहले ही 12 भागों में बांट लिया था। कुल 12 भाग थे, जो नए साल तक चलेंगे। हालांकि वो उस खास लकड़ी की खुशबू को केवल ऑनलाइन ही खरीद सकता था। भाई, तुम क्या खरीद रहे हो? बाई आनंद ने झुककर पूछा। क्या ये वही पेड़ की डाल नहीं है जिसे तुम कुछ दिन पहले घसीट कर लाए थे? क्या तुम और भी कुछ खरीद रहे हो? क्यों न इसे खरीद लें? बाई ये ने सामान चुनते हुए और ऑर्डर देने की तैयारी करते हुए कहा। चलो पहाड़ों से भी कुछ ले आते हैं, बाई आनंद ने कहा। कुछ दोस्तों को बुलाओ और साथ चलते हैं। बाई ये की आंखें चमक उठी। अब उसके पास केवल 1000 युआन बचे थे, इसलिए अगर वो उन्हें मुफ्त में ले जा सके तो ये बहुत अच्छा होगा। बाई ये अपनी छोटी बहन की बातों से पूरी तरह प्रभावित हो गया, और अगले दिन जब वह भुना हुआ मांस बेच रहा था, तो वह बाई आनंद को भी साथ ले गया। बूढ़े बाई ने सुबह चूल्हा ठीक करने की योजना बनाई थी, इसलिए बाई ये अपनी बहन और एक बचपन के दोस्त को अपने साथ ले गया। वह बचपन का दोस्त था और बचपन से ही सहपाठी था, लेकिन वे एक ही गांव के नहीं थे। बाई ये की तरह उन्होंने भी हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और आगे की पढ़ाई जारी रखने के बजाय काम करना चुना। वह दोस्त इस साल की शुरुआत में ही लौट आया था और बाई ये के साथ समय बिताने के लिए उससे मिलने ही वाला था कि बाई ये ने उसे जबरन भर्ती कर लिया। वे पहले पड़ोसी गांव गए, और जब वे एक घर पहुंचे तो बाई ये ने पुकारा, जियांग हाओ। जियांग हाओ लंबा और हट्टा कट्टा था। हाई स्कूल से स्नातक होने के समय ही उसकी लंबाई 1.8 मीटर थी, और अब वह और भी प्रभावशाली दिख रहा था। बूढ़े बाई, आखिरकार तुम आ ही गए। पीछे एक सीट खाली थी, और बाई आनंद ने आज्ञाकारी होकर वहां बैठ गई, जिससे जियांग हाओ के लिए जगह बन गई। ओह,
अनान भी यहाँ है। हाउ जी गे। वे तीनों बातें करते और हंसते हुए सीधे आज के बाजार की ओर चल पड़े। आज दो बाजार थे और उन्होंने बड़े बाजार में जाना चुना। बाई ये इस दिनचर्या से पहले से ही परिचित थी, और हालांकि जियांग हाओ को यह नहीं पता था कि बाई ये ब्रेस्ड मीट बनाती है, लेकिन उसने कई वर्षों तक बिक्री में काम किया था, इसलिए वह जल्दी ही इसे समझ गया और ग्राहकों को बुलाना शुरू कर दिया। बाजार में पके हुए खाने के कई स्टॉल थे, लेकिन उनमें से बहुत कम में ही उन जैसे दो युवक ग्राहकों की सेवा कर रहे थे। वे दोनों काफी आकर्षक भी थे, जिसके कारण वे चाचा चाचियों के बीच बहुत लोकप्रिय हो गए, और उनके बगल में बाई आनान के होने से उनकी दुकान के चारों ओर जल्दी ही लोगों की भीड़ जमा हो गई। बेशक लोगों के उनके आसपास इकट्ठा होने का मुख्य कारण धीमी आंच पर पकाए गए मांस की सुगंध थी। रास्ते में ही जियांग हाओ ने गाड़ी में सूंघकर पूछा कि यह कैसी गंध है। उस समय पका हुआ मांस अभी भी एक बड़े बर्तन में था, जिसका ढक्कन कसकर बंद था। अब इसे एक खुली जगह में ले जाया गया और धीरे धीरे गर्म किया गया, जिससे सुगंध फैलने लगी और स्वाभाविक रूप से लोगों को रुकने के लिए आकर्षित किया। बाई आनंद ने पहले से तय किया हुआ संकेत लगाया, और बाई ये ने धीरे धीरे गर्म हो रहे बर्तन से भुने हुए मांस का एक छोटा टुकड़ा निकाला और आसपास बैठे चाचा चाचियों को चखने के लिए पेश किया। जैसे ही सब लोग इसे चखने के लिए उठा रहे थे, अचानक किसी ने धक्का देते हुए कहा, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। ये व्यक्ति हट्टा कट्टा, जोर से बोलने वाला और खूंखार दिखने वाला था। जब वह बाहर से अंदर आया, तो वह थोड़ा अधीर भी लग रहा था। इससे आसपास के लोग रुक गए। कुछ लोगों ने इसे प्रतिशोध समझा, और अधिक लोगों को संदेह होने लगा कि पके हुए मांस में कोई समस्या थी और अब उसका समाधान किया जा रहा है। कुछ लोगों ने तो हद ही कर दी, उन्होंने तुरंत अपने हाथों में मौजूद मांस के टुकड़ों को फेंक दिया, मानो उन्हें डर हो कि उनमें जहर मिला हुआ है। जियांग हाओ भी जम गया, अनजाने में ही उसने बाई ये और आनान को अपने पीछे छिपा लिया। तुम कौन हो, क्या करना चाहते हो? नहीं, आप गलत समझ गए हैं, मैं यहाँ भुना हुआ मांस खरीदने आया हूँ। वह बड़ा आदमी रुका, फिर उसे याद आया, कल लियोजिया बाजार से मैंने आपका एक जिन भुना हुआ मांस खरीदा था, याद है? बाई ये ने इस बारे में सोचा और वास्तव में उसे ऐसे व्यक्ति की याद आ गई, बस उसे तुरंत याद नहीं आया था। अरे यार, ब्रेस्ट मीट खरीदते समय मुझे लगा था कि तुम स्टॉल तोड़ दोगे। जियांग हाओ ने चिढ़कर कहा। आसपास के लोगों को भी एहसास हो गया था कि वह झगड़ा करने की कोशिश नहीं कर रहा था। जिनके पास मांस था, वे खाते रहे, और जब उन्होंने उसका स्वाद चखा, तो उनकी आंखें चमक उठीं और वे सभी कहने लगे कि यह कितना स्वादिष्ट है। लगातार हो रही फुसफुसाहटों को सुनकर कि यह कितना स्वादिष्ट था, जिन लोगों ने पका हुआ मांस फेंक दिया था उन्हें बहुत पछतावा हुआ, लेकिन वे दूसरा टुकड़ा मांगने में बहुत शर्म महसूस कर रहे थे, इसलिए वे भीड़ से बाहर निकल गए। मेरी गलती, मैं कुछ ज्यादा ही उत्सुक था। वह बड़ा आदमी जोर से हंसा। कल मैं जो भुना हुआ मांस घर लाया था, मेरी माँ और मेरी पत्नी ने उसे खाया और बार बार उसकी तारीफ की कि वह कितना स्वादिष्ट था। और मेरे ड्रैगन और फीनिक्स जुड़वां बच्चों को, आमतौर पर मेरी पत्नी और मेरी माँ को उन्हें खिलाने के लिए उनके पीछे भागना पड़ता है, लेकिन कल मेरी पत्नी को चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने बड़े चाव से खाया। और पहले तो वे चर्बी वाला मांस बिल्कुल नहीं खाते थे, लेकिन कल उन्होंने चर्बी वाला मांस भी चुन चुन कर खाया। उस बड़े आदमी की ये बात सुनकर आसपास मौजूद सभी लोगों को सहानुभूति महसूस हुई। बच्चों का पालन पोषण करना पहले इतना मुश्किल नहीं होता था। हर छोटा बच्चा एक भूखे भेड़िए की तरह होता था, जिसे डर रहता था कि अगर कम खाना दिया गया तो उसे खाने को नहीं मिलेगा। आजकल के बच्चों को खाना खिलाना बहुत मुश्किल हो गया है, उन्हें खाने के लिए लगातार दौड़ाना पड़ता है, और फिर भी खाना ठंडा हो जाता है और वे ज्यादा नहीं खाते और वे बेहद पतले रह जाते हैं। अब उस बड़े आदमी को ये कहते हुए सुनकर, और अभी अभी चखे गए पके हुए मांस को याद करते हुए, ये वास्तव में वसायुक्त था लेकिन चिकना नहीं था, इसमें भरपूर स्वाद था। ये वर्षों में खाया गया सबसे अच्छा पका हुआ मांस था, जो उनके बचपन में खाए गए मांस के समान था। हाँ हाँ, ये तो आसान है। बाई ये हंसते हुए बोली, कितना चाहिए? हम अभी अभी पहुंचे हैं, यहाँ सारा मांस बढ़िया है। मुझे बहुत सारा, 20 जिन भुना हुआ मांस दो। उस आदमी ने हाथ हिलाते हुए कहा, कुछ हम अपने लिए रख लें और कुछ मेरे ससुर को भेज दें।
ये देखकर कि इस व्यक्ति के पास पैसों की कमी नहीं है, बाई ये ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए प्रचार किया, भाई हमारे पास ब्रेस्ड पोर्क हॉक्स, ब्रेस्ड पिग ट्रॉटर्स और ब्रेस्ड पोर्क रिब्स भी हैं, जिनमें पसलियों पर भरपूर मांस होता है। उस आदमी ने सुअर की पसलियों के एक टुकड़े को देखा। बाई ये ने ऊपर हाथ रखा, ये कई पसलियों को एक साथ जोड़कर बनाया गया था, वास्तव में बहुत मांसल था। उसने तुरंत सिर हिलाया, तो मुझे 10 जिन सुअर का पेट और 10 जिन पसलियां 2 हिस्सों में पैक करके दे दीजिए। साथ ही मुझे सुअर के 2 पैर भी दे दीजिए, मेरी पत्नी को वे बहुत पसंद हैं। आसपास मौजूद सभी लोग मुस्कुराए। यह एक ऐसा व्यक्ति था जो अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था। 10 जिन सुअर के पेट का मूल्य 280 था, 10 जिन पकी हुई सुअर की पसलियों का मूल्य 350 था, साथ ही सुअर के 2 पैर लगभग 60 के थे। इस एक लेन देन का कुल मूल्य लगभग 700 था। दुर्भाग्यवश आज सिस्टम बहुत शांत था और उसे कोई कार्य नहीं दिया गया था। अन्यथा अगर उसे कुछ हजार की बिक्री हासिल करने का लक्ष्य दिया जाए तो शायद ये काफी संतोषजनक होगा। सिस्टम के कार्य बहुत अनियमित थे और वह वास्तव में निश्चित नहीं हो सकता था कि वे कब प्रकट होंगे। बाई ये को बस इतना पता था कि प्रत्येक कार्य को पूरा करना आसान नहीं होगा और इसके लिए उसे मेहनत करनी पड़ेगी। यह अच्छी बात थी, कम से कम इससे उसे कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा तो मिल सकती थी। आज बिक्री काफी तेज रही, मुख्य रूप से उस बड़े आदमी की वजह से जिसने नेतृत्व किया, साथ ही आसपास के लोगों द्वारा चखे गए ब्रेस्ड मीट के स्वाद की पुष्टि के कारण वे अपने साथ लाए गए मांस के दर्जनों हिस्से जल्दी से बेच पाए। कुछ लोगों को पूरा टुकड़ा चाहिए था, तो कुछ को 1 जिन या आधा जिन। 30 जिन से अधिक कीमत वाले पोर्क रिब्स देखकर भ्रमित न हो, दरअसल वे सबसे पहले खत्म हो गए थे। अनान, देखो कुछ खाने को है या नहीं, कुछ खरीद लो। जियांग हाउ से मिलने से पहले उन्होंने सुबह जल्दी से कुछ खा लिया था और अब कुछ देर व्यस्त रहने के बाद बाई ये को थोड़ी भूख लग रही थी। ठीक है, बाई अनान पैसे लेकर भाग गई और थोड़ी देर में तले हुए आटे के बड़े बड़े टुकड़ों से भरा एक थैला, कुछ तले हुए केक और 3 कप गर्म सोया दूध लेकर लौट आई। तीनों ने अपने स्टॉल पर ग्राहकों की कमी का फायदा उठाते हुए जी भरकर खाना खाया। उनके खत्म करने से पहले ही ग्राहक फिर से उनके स्टॉल पर आ गए। बाई ये ने अपनी बहन के हाथों में सोया दूध और थैला थमा दिया, चेहरे पर सच्ची मुस्कान बिखेरी और ग्राहकों का अभिवादन किया। दोपहर के बाद लगभग 12 बजे बाई ये के स्टॉल पर मौजूद भीड़ छंट गई थी। उसके बगल में रखे बड़े बर्तन में मांस लगभग खत्म हो चुका था, बस कुछ छोटे छोटे टुकड़े ही बचे थे। अपने फोन पर नजर डालते हुए बाई ये ने पाया कि उसने अकेले उस सुबह ही 3700 युआन से अधिक मूल्य का सामान बेच दिया था और वह मुस्कुराना बंद नहीं कर सका। उसने सुअर का मांस खरीदने पर केवल 2500 युआन खर्च किए थे और अब उसने एक ही सुबह में लगभग 1200 युआन कमा लिए थे। बाई ये ने जियांग हाओ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, चलो मेरे घर रात के खाने पर आओ। चूंकि कल खरीदा गया अधिकांश मांस इस्तेमाल हो चुका था, इसलिए बाई ये ने वापस आते समय कार जियांग हाओ को सौंप दी और खुद कसाई झांग को फोन करने में व्यस्त हो गया। कसाई झांग ने कल ही बूढ़े बाई और उसके बेटे से बाई ये के लिए प्रतिदिन सुअर के मांस का एक हिस्सा आरक्षित करने का समझौता कर लिया था। अब बाई ये को लगा कि एक हिस्सा तो बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं होगा, पूरा सुअर तो केवल आधे दिन ही चलेगा। इसलिए उसने तुरंत कसाई झांग को फोन करके पूरा सुअर मंगवाया। कसाई झांग ने पहले से ही कुछ सोच समझकर और संयमित रवैया अपनाया था और यह बात सही साबित हुई। दोस्ती एक चीज है, व्यापार दूसरी, आज की कीमत कल की कीमत के बराबर नहीं हो सकती। बाई ये सहमत हो गया, लेकिन कसाई झांग से चर्चा करने के बाद उसने फैसला किया कि उसे आगे और पीछे के टखनों की आवश्यकता नहीं है। इन इलाकों का मांस बहुत कम वसा वाला था, ये फ्राई करने के लिए तो बेहतर था, लेकिन धीमी आंच पर पकाने के लिए वसायुक्त परतदार सुअर का पेट स्वाभाविक रूप से अधिक स्वादिष्ट होता था। उन्होंने पिछले 2 दिनों में इतना अधिक सुअर का मांस खरीदा था कि आगे और पीछे के पैर का काफी हिस्सा बच गया था, जितना वे खा भी नहीं सकते थे। कसाई झांग मुस्कुराया और सहमत हो गया, ये हिस्से आसानी से बिक जाएंगे और वह इन्हें अभी भी अधिक कीमत पर बेच सकता है। मांस खरीदने के बाद और बाजार से वापस आने से पहले खरीदी गई कुछ सब्जियों को मिलाकर वे सीधे बाई परिवार के घर वापस चले गए। तब तक खाने का समय बीत चुका था। जियांग हाओ का परिवार उसके माता पिता, बड़ा भाई और भाभी और छोटा भतीजा काफी बड़ा परिवार था, इसलिए वे उसके खाने का इंतजार नहीं करेंगे।
उसके लिए उनके साथ घर जाना ही बेहतर था। जब वे घर पहुंचे तब तक 1 बज चुका था। वहां 2 युवक मौजूद थे, इसलिए बूढ़े बाई को कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। बच्चों के घर से बाहर जाने के कारण बूढ़े बाई और दंपत्ति जियांगलेन ने खाना नहीं खाया था। बाई ये के घर फोन करने के बाद जियांगलेन ने कई और व्यंजन भी तैयार किए। इतने सारे व्यंजन, मेज पर ढेर सारे व्यंजन देखकर जियांग हाओ दंग रह गया। हाओ जी, तुम 1 साल से हमारे घर नहीं आए हो, जाहिर है मुझे कुछ और स्वादिष्ट व्यंजन बनाने होंगे, जियांगलेन ने मुस्कुराते हुए कहा। पड़ोस में रहने वाले जियांग हाओ और झांग शिलियांग बचपन से साथ पले बड़े थे और सहपाठी थे। तर्कसंगत रूप से बाई का पड़ोसी होने के नाते झांग शिलियांग का उससे करीबी रिश्ता होना चाहिए था, लेकिन झांग परिवार पाखंडी था और झांग शिलियांग बचपन से ही बेहद ईर्ष्यालु था, इसलिए जियांग लैंग को उसकी परवाह नहीं थी। हालांकि जियांग हाओ ईमानदार और उत्साही था, बचपन से ही चंचल स्वभाव का बच्चा था। हालांकि उसकी पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं थी, लेकिन यहाँ चरित्र को अधिक महत्व दिया जाता था। टेबल पर रखे सभी व्यंजन घर के बने हुए थे। कटी हुई सुअर के मांस की 1 प्लेट जिसमें मूंग की दाल थी, मिर्च के साथ कटे हुए टोफू की 1 प्लेट, कीमा बनाया हुआ सुअर के मांस के साथ टोफू की 1 प्लेट और तले हुए मांस के टुकड़ों की 1 प्लेट। मूंग दाल की पत्तियों और तले हुए मांस के टुकड़ों के साथ परोसे गए बारीक कटे हुए सुअर के मांस में सुअर के मांस की मात्रा आश्चर्यजनक थी। कोई भी चॉपस्टिक से 1 टुकड़ा उठा सकता था और उसे कोई भी सब्जी दिखाई नहीं देती थी। घर पर बहुत सारा आगे और पीछे का मांस बचा हुआ था, कुल मिलाकर 50-60 किलो। इसके अलावा टेंडरलॉइन भी था। जियांग लेन ने सोचा कि पिता और पुत्र दोनों ने कड़ी मेहनत की है, इसलिए उसने उदारतापूर्वक सुअर का मांस दे दिया। जियांग हाओ को बूढ़े बाई ने खींचकर गर्म ईंटों के पलंग पर बैठाया। उसने अपना कटोरा उठाया और मुस्कुराता हुआ चेहरा लिए खाना शुरू कर दिया। माँ, कल मेरे लिए मीठा और खट्टा सुअर का मांस बना देना, बाई हनान ने खाते हुए कहा। हालांकि स्वीट एंड सावर पोर्क की उत्पत्ति स्टिर फ्राइड स्लाइस्ड मीट से हुई थी और यह मूल रूप से एक ही व्यंजन था, लेकिन छोटी लड़की को हमेशा मीठा और खट्टा स्वाद ही पसंद था। ठीक है, जियांग लैन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जियांग हाओ, क्या तुम घर पर व्यस्त हो? कल फिर रात के खाने पर आ जाना। मैं कैसे थोप सकता हूँ? जियांग हाओ ने शर्माते हुए अपना सिर खुजाया। तुम्हें किस बात का डर है? अगर तुम शर्मा रहे हो, तो कल फिर मेरे साथ स्टॉल पर आ जाओ। तुम्हें न सिर्फ खाना मिलेगा, बल्कि पैसे भी मिलेंगे, बाई ये ने कहा। वह जानता था कि उसका बचपन का दोस्त भी उसी की तरह शहर से बाहर काम करके ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता था। इसके अलावा उनके परिवार की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। उनके 2 बड़े भाई थे, दोनों शादीशुदा थे और उनके बच्चे थे। जियांग हाओ को अपनी भावी शादी के दहेज के लिए केवल खुद पर ही निर्भर रहना था। उसके माता-पिता उसके दोनों भाइयों की शादी कराने में पहले ही काफी प्रयास कर चुके थे और अब उसके लिए और कुछ नहीं कर सकते थे, और उसके दोनों भाई तो और भी कम भरोसेमंद थे। मजदूरी की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ खाना ही काफी है, जियांग हाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर शियाओ नियान न होती, तो वह सचमुच घर वापस आना ही नहीं चाहता। घर का माहौल हमेशा तनावपूर्ण रहता था। उसकी बड़ी भाभी और छोटी भाभी एक दूसरे को नापसंद करती थीं, और उसका बड़ा भाई और छोटा भाई छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगते थे, और उसके माता पिता बोलने की हिम्मत भी नहीं करते थे। हालांकि वे सभी उसे बहिष्कृत करने में एकजुट थे, क्योंकि उन्हें डर था कि वह किसी बात का फायदा उठा सकता है। वह ईमानदार था, लेकिन मूर्ख नहीं था। बाई परिवार के खाने जैसा खाना उसने सालों से नहीं खाया था। अगर शियाओ नियान के लिए भी इतना स्वादिष्ट खाना बनता, तो भी उसे चॉपस्टिक इस्तेमाल करने की बारी नहीं आती। भतीजे, भतीजियां और भाभी सब खाने में हाथ डाल देते, जिससे खाना बिखर जाता और देखने में भी बुरा लगता। ऐसा कैसे हो सकता है? काम ठीक से होना चाहिए। तुम दोनों नौजवान आपस में बात कर लो, जियांग लेन ने कहा। ओह, हाँ, बाई मैंने तुम्हारे लिए मुर्गे की हड्डियां भिगो दी हैं। चिकन के कंकाल पूरी तरह से जमे हुए थे। वे कल देर से लौटे और उनके पास उन्हें तैयार करने का समय नहीं था। सोने से पहले उन्होंने केवल धीमी आंच पर पकाया। समझ गया, माँ। रात के खाने के बाद बाई धीमी आंच पर मांस पकाने में जुट गई। बूढ़ी बाई ने दिन में दक्षिणी कमरे की रसोई की सफाई कर दी थी, और कल खरीदा गया सूप का बर्तन उसमें बिल्कुल फिट बैठ गया। साफ किया हुआ सुअर का मांस सीधे बर्तन में डाल दिया गया और मसालों का एक नया पैकेट भी डाल दिया गया।
पहले वाला शोरबा अभी भी मुख्य हॉल में चूल्हे पर रखा था, जिसका इस्तेमाल चिकन की हड्डियों को पकाने के लिए किया जाता था। कल बाय ये ने सबसे अच्छे मुर्गे चुने थे। ये मुर्गे के कंकाल 4 युआन प्रति किलो के हिसाब से मिल रहे थे और हर कंकाल में लगभग आधा किलो के बराबर मांस था। खून निकालने के लिए उन्हें पानी में भिगोने और एक बार उबालने के बाद उन्हें धीमी आंच पर पकाया जा सकता था। बाय ये ने विशेष रूप से कुछ हरी मिर्च भी डाली, क्योंकि उन्हें मसालेदार चिकन के कंकाल में एक अलग ही स्वाद आ जाता था। शोरबा उबलने के बाद उसने आंच धीमी कर दी और बीच बीच में ही उसे देखने लगा। बाई ये ने पके हुए मांस के दोनों बर्तन अपने माता पिता को सौंप दिए और जियांग हाओ और बाई आनान के साथ सीधे नानजुआंग ग्रैंड मार्केट की ओर चल पड़ा। नानजुआंग पहाड़ों के पास स्थित था और आसपास के गांवों के लोग घर में जलाने के लिए सूखी शाखाएं इकट्ठा करने के लिए ऊपर जाया करते थे। उन्होंने गाड़ी सड़क किनारे खड़ी की और उनके पीछे पीछे चल दिए। बाई ये और उसकी बहन बाई आनान ने नए कपड़े पहनने की हिम्मत नहीं की और पुराने कपड़े ही पहन लिए ताकि वे शाखाओं में न उलझें। यहाँ आने से पहले बाई ये ने विशेष रूप से सुगंधित लकड़ी की पहचान खोजी थी। ये लकड़ी पूरे देश में पाई जाती है, लेकिन दक्षिण में अधिक। यहाँ के लोग इससे ज्यादा परिचित नहीं थे, खासकर सर्दियों के मौसम में जब सारे पत्ते झड़ चुके होते हैं। काफी देर तक खोजबीन करने के बाद जियांग हाओ को उखड़ी हुई झाड़ियों का ढेर मिला और उसने बाई ये को उन्हें पहचानने के लिए बुलाया। अरे बिल्कुल है, बाई ये ने हंसते हुए कहा। उस ढेर में लगभग 10 पेड़ थे, छोटे बड़े। उन तीनों ने मिलकर उनकी जड़ें तोड़ना शुरू कर दिया। मुझे लगता है अगली बार आपको इसे ऑनलाइन ही खरीद लेना चाहिए, बिग ब्रदर। ये सब झंझट के लायक नहीं है, बाई आनान ने कहा। पहाड़ पर हवा चल रही थी और छोटी लड़की समझकर अपने पैर पटकने लगी। मुझे भी ऐसा ही लगता है, बाई ये ने कहा, और वे तीनों खिलखिलाकर हंस पड़े। अगर हम पहले लौट आए होते तो बहुत अच्छा होता। हम पहाड़ पर चढ़कर चीड़ के शंकु तोड़ सकते थे और कुछ नाशपाती भी ला सकते थे, जियांग हाओ ने कहा। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा, तो मैं 2 महीने पहले ही वापस आ जाता और हजारों डॉलर वेतन के रूप में ला सकता था, बाई ये ने भी आह भरी। भाई हिम्मत रखो, शियाओ नियान के बाद तुम मेरे साथ मेरे काम की जगह पर आ सकते हो। माहौल बदलने से नए अवसर मिलते हैं, जियांग हाओ ने उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा, क्योंकि उसे उस सुबह भुना हुआ मांस बेचते समय बाई ये की स्थिति के बारे में पता चल गया था। देखते हैं, बाई ये ने कहा। पहले तो वह निश्चित रूप से अपने बचपन के दोस्त का अनुसरण करता, लेकिन अब जब उसके पास ये सिस्टम है, तो उसका भविष्य निश्चित रूप से रोमांचक होने वाला है और वह अब भी इसके लिए बहुत उत्सुक है। चलो चलते हैं, अभी के लिए इतना काफी है। मुझे बहुत ठंड लग रही है। जैसे ही वे कार में बैठे और इंजन स्टार्ट किया, अचानक बाई ये के फोन की घंटी बज उठी। बाई ये ने फोन नंबर देखा, उसे अपरिचित लगा, लेकिन फिर भी उसने फोन उठा लिया। उसने सोचा कि शायद छोटा बॉस फोन कर रहा होगा, क्योंकि वह आदमी कर्ज में डूबा हुआ है, इसलिए वह निश्चित रूप से अपना असली फोन नंबर इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं करेगा। उसने कॉल का जवाब दिया, लेकिन आवाज अपरिचित थी। जैसे ही उस व्यक्ति ने बोलना शुरू किया, बाई ये समझ गया कि वह कौन है। बड़े भाई झाओ, आप हैं। ये तो वह नंबर नहीं लगता जो आपने मुझे उस दिन दिया था। बाई ये ने हंसते हुए कहा। जिस व्यक्ति ने उसे फोन किया था, वह वही बड़ा भाई था जिसने उस दिन ट्रैफिक जाम के दौरान उससे लंच बॉक्स मंगवाए थे। अगर उसका ऑर्डर न होता तो बाई ये 1000 युआन से अधिक नहीं कमा पाता, इसलिए बाई ये के मन में उसके प्रति गहरी छाप थी। हा हा हा, छोटे भाई बाई कैसे हो? मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है, इसलिए मैं अपने बॉस का फोन इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। बड़े भाई, क्या आपको कुछ चाहिए? हाँ, एक बात तो है। मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, कृपया मेरी मदद करें। उस व्यक्ति ने स्थिति स्पष्ट की, और तभी बाई ये को एहसास हुआ कि उस दिन उसके लंच बॉक्स खाने वाला बॉस ही उसे भोज के लिए खाना पकाने में मदद करने के लिए आमंत्रित करना चाहता था। यह कोई मुश्किल काम नहीं था, और दूसरे पक्ष द्वारा दिया गया पता उससे लगभग 80 किलोमीटर दूर था, जहां गाड़ी से जाने में 1 घंटे से थोड़ा अधिक समय लगता था, इसलिए इसमें ज्यादा परेशानी नहीं हुई। इसके अलावा उन्होंने उसे जो कीमत की पेशकश की वह कम नहीं थी। 15 मेजें तैयार करने के बदले में वे उसे 5000 युआन देंगे, और उसे कुछ भी तैयार करने की जरूरत नहीं होगी। उसे बस उन व्यंजनों के नाम बताने होंगे जो वह बनाना चाहता है, और सभी सामग्री वे उपलब्ध करा देंगे।
ये बिल्कुल उपयुक्त था। एक भोज में ज्यादा से ज्यादा एक दिन का काम लगेगा। अगर वह एक दिन पहले भी चला जाए तो भी 5,000 युआन के लिए सिर्फ 2 दिन का काम ही करना पड़ेगा। हालांकि एक बात ऐसी थी जो वह बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था। उसकी खाना पकाने की कला असाधारण रूप से अद्भुत नहीं थी। तो फिर दूसरी पार्टी उससे दावत तैयार करने के लिए क्यों कहेगी? दूसरी पार्टी ने उसके बनाए हुए केवल 3 व्यंजन ही खाए थे, तो उन 3 व्यंजनों में कुछ खास तो हो ही नहीं सकता, है ना? बाई ये ने इस बारे में सोचा और पूछा। हालांकि दूसरे पक्ष ने इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, बस इतना कहा कि यदि वह इच्छुक हो तो वह कल सुबह आए, शाम के भोज के लिए खाना बनाए, एक रात वहां रुके और अगले दिन वापस जा सकता है। बाई ये ने इस बारे में सोचा और तुरंत सहमत हो गई। 5,000 युआन के मुद्दे के अलावा सिस्टम से अचानक एक मिशन भी आया था। डिंग, यादृच्छिक मिशन 5 भोज की तैयारी करें और 120 संतुष्टि अंक प्राप्त करें। मिशन पूरा करने पर भारी मौद्रिक पुरस्कार और दुर्लभ वस्तुओं के यादृच्छिक ड्रॉप्स मिलेंगे। मिशन में असफल होने पर मौजूदा धनराशि में यादृच्छिक रूप से कमी आएगी। कठिनाई, मिशन के प्रकट होते ही बाई ये की आंखें चौड़ी हो गईं। 3 ठोस सितारों और एक खोखले सितारे वाली ऐसी रेटिंग उसने पहली बार देखी थी। सिस्टम से पूछने पर उसे पता चला कि इसे 3.5 सितारे कहते हैं। उन्हें न केवल इस भोज का आयोजन करना था, बल्कि अच्छी समीक्षाएं भी प्राप्त करनी थीं। ऐसा प्रतीत होता था कि मिशन की कठिनाई कम नहीं थी, लेकिन मिशन को पूरा करने के लाभ भी उतने ही अधिक होने चाहिए थे। बाई ये घर पहुंचने के बाद भी इस मामले पर विचार कर रहा था। क्योंकि बाई ये को बाद में जियांग हाओ को घर ले जाना था, इसलिए उसने कार अंदर नहीं चलाई बल्कि उसे मुख्य द्वार पर ही खड़ी कर दी। जैसे ही वे तीनों सुगंधित लकड़ी से भरा आधा थैला घर में लेकर दाखिल हुए, उनका स्वागत एक मनमोहक सुगंध ने किया। मुख्य हॉल में भुने हुए मांस की गंध का पता नहीं चल पा रहा था। ये सुगंध भुने हुए चिकन के कंकालों से आ रही थी। ये बहुत ही सुगंधित है। बाई आनंद ने अपने मुंह के कोने को पोंछा, उसे महसूस हुआ कि उसकी लार लगभग टपक रही है। बाई ये और जियांग हाओ की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। पूरे घर में फैली इस खुशबू का विरोध भला कौन कर सकता है? यह अभी अभी बर्तन से निकला है। आप सब जल्दी से इसे चख लीजिए। मैं रात का खाना बनाना शुरू करती हूँ। जियांग लेन ने एक कटोरा निकाला और उसे कांग टेबल पर रख दिया। बूढ़े बाई ने शराब भी निकाली और जियांग हाओ को अपने साथ पीने के लिए खींच लिया। बाई ये ज्यादा शराब नहीं पी सकता था, लेकिन जियांग हाओ को कोई समस्या नहीं थी। वह लड़का हाई स्कूल जाने से पहले ही काफी शराब पीता था। बाई ये ने मुर्गे का कंकाल उठाया। कच्चा होने पर इस कंकाल का वजन लगभग आधा किलो था, और पकने के बाद भी इसका वजन ज्यादा कम नहीं हुआ। हालांकि ये वस्तु वजन के हिसाब से नहीं बल्कि प्रति पीस के हिसाब से बेची जाती थी। बाई ये द्वारा खरीदे गए बड़े मांसल मुर्गे के कंकाल जैसे कंकाल 4 या 5 युआन प्रति कंकाल के हिसाब से बिक सकते थे, और काफी लोगों ने उन्हें खरीदा। दरअसल इससे भी बड़े आकार के, ज्यादा मांस वाले और ज्यादा वजन वाले मुर्गे थे। बाई ये को लगा कि 5 युआन उचित कीमत है, और उन्हें 7 या 8 युआन में बेचने से लोगों को लगेगा कि वे महंगे हैं। ब्रेस्ड मीट की तुलना में चिकन के कंकाल जल्दी पक जाते हैं, खासकर वे जिनमें गर्दन होती है और छाती के हिस्से में अच्छी मात्रा में मांस होता है। चिकन ने पहले ही शोरबा सोख लिया था। एक निवाला ही ताजगी भरे स्वाद से भरपूर था, जिसमें हल्के से तीखेपन का भी एहसास था, जिससे ये बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा था। मैं भूल गई। मुझे इसमें थोड़ा सूखा टोफू और आलू डालना चाहिए था, बाई ये ने खाते हुए अचानक कहा। जब तक तुम्हें याद आएगा, खीरे ठंडे हो जाएंगे। जियांग लैन पहले से ही भुने हुए सूखे टोफू के टुकड़ों की एक प्लेट लेकर आई। बाई ये उसे हाथ से उठाने ही वाला था कि बूढ़े बाई ने चॉपस्टिक से उसका हाथ नीचे गिरा दिया और कहा, तमीज नहीं है। पिताजी, मैं तो बस अपने हाथ गंदे कर रही हूँ, है ना? बाई ये ने अन्याय महसूस करते हुए कहा। भाई, मैं तुम्हारे लिए ले आती हूँ। बाई आनंद ने बाई ये के मुंह में एक टुकड़ा डाल दिया। कैसा है? वाह, बहुत स्वादिष्ट। इसे बांधकर सूप के बर्तन में डाला गया था, इसलिए ये स्वाद से भरपूर है लेकिन फिर भी थोड़ा सख्त है। तुम बदमाश ने खाना बनाना यूं ही नहीं सीखा, बूढ़े बाई ने मुस्कुराते हुए कहा। वही व्यक्ति था जिसने समुद्री शैवाल की मदद से टोफू की चादरों को गांठों में बांधा था, और उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका बेटा सिर्फ एक निवाला चखकर ही जान जाएगा। इसके नीचे समुद्री शैवाल और आलू भी हैं। बाई ये ने बस अपने हाथ पोंछे,
चॉपस्टिक उठाए और खाना शुरू कर दिया। समुद्री शैवाल थोड़ा ज्यादा पक गया है, लेकिन आलू अच्छे हैं, अभी भी थोड़े कुरकुरे हैं। बाई ये ने एक एक करके टिप्पणी की। कल मैं कुछ सूखा टोफू खरीद कर उसमें पकाऊंगी। ठीक है। ओह, हाँ पिताजी, मुझे कल लगभग 2 दिनों के लिए बाहर जाना है। बाई ये ने कुछ देर सोचने के बाद कहा। बाहर जाना है? किस लिए? बात कुछ इस तरह है, मेरे एक परिचित दोस्त ने मुझे एक भोज के लिए खाना बनाने में मदद करने के लिए कहा। 15 मेजें, 5,000 युआन। मैं कल दोपहर जाऊंगा, शाम को खाना बनाऊंगा और अगले दिन वापस आ जाऊंगा। यह हो सकता है कि मैं उसी दिन भी वापस आ जाऊं, ताकि कल पके हुए मांस की बिक्री में देरी न हो। एक दिन भुने हुए मांस की बिक्री न कर पाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने पिछले कुछ दिनों में बहुत पैसा कमाया है। अगर तुम देर रात घर लौटोगे, तो तुम्हारी माँ और मुझे चैन नहीं आएगा। बूढ़े बाई ने कुछ देर सोचने के बाद कहा। क्या रहने की कोई जगह है? जियांग लैन को इस पहलू की ज्यादा चिंता थी। हाँ, वे इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो फिर वापस मत आना। अगर भोज शाम को है, तो ये रात 10 या 11 बजे तक चल सकता है। यहाँ की कुछ सड़कें संकरी हैं और उनमें स्ट्रीट लाइट नहीं है, इसलिए आना सुरक्षित नहीं है। ये भी ठीक रहेगा। फिर मैं सुबह जल्दी वापस आ जाऊंगा। ये लगभग 1 घंटे की ड्राइव है। अगर मैं सुबह 6 बजे के आसपास निकलूं, तो 7 या 8 बजे तक घर पहुंच जाऊंगा। बाई ये ने हिसाब लगाते हुए कहा। कोई बात नहीं, घर पर मसालों के पैकेट यहीं छोड़ देना। कल कसाई झांक से सुअर का मांस ले आना, फिर तुम जा सकते हो। तुम्हारी माँ और मैं यहीं हैं, कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी। परिवार ने खाते पीते हुए इस मामले पर चर्चा की। उस शाम जियांग लैन ने कई व्यंजन बनाए, लेकिन सभी ने थोड़ा थोड़ा चावल ही खाया। मुख्य रूप से चिकन की हड्डियों पर ध्यान केंद्रित किया और मेज पर ढेर सारी हड्डियां छोड़ दी। चिकन की हड्डियों के ढेर को देखकर जियांग लैन ने अचानक कहा, नए साल में हम चिकन के कंकालों को तब तक तलेंगे जब तक हड्डियां कुरकुरी न हो जाएं। भाई भाई बहनों ने एक दूसरे की ओर देखा और जोरदार ढंग से सिर हिलाया। चिकन के कंकाल स्वादिष्ट तो थे, लेकिन उनमें मांस कम और हड्डियां ज्यादा थीं। अगर उन्हें कुरकुरा होने तक तला जा सके, तो कितना ज्यादा मजा आएगा। थोड़ा नशे में धुत जियांग हाओ को घर छोड़ने के बाद, जियांग लैन ने उसके लिए कुछ भुने हुए चिकन के टुकड़े भी पैक कर दिए। असल में वह उसके लिए भुना हुआ मांस भी पैक करना चाहती थी, लेकिन जियांग हाओ ने मना कर दिया और कहा कि अगर वह इसे वापस भी ले जाए तो उसके माता पिता इसे नहीं खा पाएंगे। जियांग लैन ने आह भरी, हर परिवार की अपनी अपनी मुश्किलें होती हैं। तो दोस्तों, पाई ये कि रोमांचक कहानी का यह सफ़र यहीं रुकता है, लेकिन रोमांच अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या बाई ये अपने जादुई कुकिंग सिस्टम के साथ दुनिया जीत पाएगा? क्या चुनौतियां जो उसका इंतज़ार कर रही हैं? ये सब हम जानेंगे आने वाले एपिसोड्स में। अगर आपको आज का ये भाग पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यार ज़रूर जताएं और कहानी का कोई भी हिस्सा मिस न करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि अगला एपिसोड अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको बाई का अंदाज कैसा लग रहा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।